जरूर लिखिए, दिखाइए जरा। चल पूरा नहीं मैं शुरुआत ही ठीक है। और इंडियन ओशन होगा नहीं, इंडियन ओशन नहीं है उसमें नहीं है क्या? ऐसा है दूसरा हो गया पूरा। इंडियन ओशन हो गया। तो लग रहा है वही तो स्लाइड खत्म हो गया था क्या? यहाँ से इतना स्लो 10 मिनट तो ऐसे ही भूल गया, देखने में टाइम लगता है। चलिए हेडिंग डालिए सभी लोग जरा, जो लोग लिख लिए हैं ठीक है, नहीं लिख लिए एक पे छोड़ के आगे उसको कंप्लीट कर लीजिएगा और फेयर नोट्स में कल दिखा दीजिएगा। अब आते हैं इस पे मरीन रिसोर्सेज, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ओशनोलॉजी के अंदर करंट अफेयर सबसे ज्यादा बनता है जनरली क्वेश्चंस में। आज इधर आइए, बैक जल्दी तेजी में। मुझे पता है थोड़ी बहुत गर्मी लग रही है लेकिन फील अभी मत करिएगा, क्योंकि लाइफ में 2-3 चीज ज्यादा फील करने पे ज्यादा लगता है। कौन कौन सा चीज? बेइज्जती, गर्मी और ठंडी। जितना महसूस करिएगा उतना ही लगेगा। इधर देखिए, इधर ध्यान से इधर देखिए, सब अलर्ट हो, ठीक हो? तो सर इसको खत्म कर लेते हैं। मे भी कहीं ना कहीं इसलिए चाहते हैं कि पहले ही इसको निपटा लें, उस लेवल पे ना जाए जहाँ पे फिर भाव बनने वाला जरूरत पड़े, तो पहले निपटा लेंगे। सुन पा रहे हैं? तो अभी तक जो पढ़ा दिया ओशनोलॉजी में क्या क्या बताया हूँ। ओशनोलॉजी के अंदर हम लोग पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया और एटलस मैंने बता दिया था कि डार्क ब्लू का मीनिंग क्या है, लाइट ब्लू का मीनिंग क्या है। डार्क ब्लू ज्यादा डीपर सेक्शन को बताता है और जो आपका नॉर्मल जो लाइट ब्लू है वो क्या, सैलो लेवल को बताता है। जितने भी मैनग्रोव से लेकर बड़े बड़े जितने भी जो भी चीज होगा, चाहे नेचुरल गैसेस हो चाहे जो भी चीज हो, वो कहाँ पाया जाएगा? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एक बार लास्ट बार रिपीट करके बताना कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला पूरा सीक्वेंस। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद क्या आएगा? स्लो, उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज, उसके बाद अबाइजल प्लेन, उसके बाद ओशनिक क्रस्ट। ये प्रोसेस पूरा था। उसके आगे हम लोग चले तो टेम्परेचर का फैक्टर देखें, सैलिनिटी देखें। सैलिनिटी का मीनिंग क्या है? सैलिनिटी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है और किस किस तरह से सैलिनिटी बढ़ेगा घटेगा, ये सारा कुछ। इक्वेटर को छोड़ दिया जाए तो इक्वेटर पे सैलिनिटी बढ़ेगा कि घटेगा? इक्वेटर की सैलिनिटी घटेगी, इसलिए क्योंकि हम वहाँ पे रेनफॉल को डोमिनेट मान रहे हैं। तो सर टेम्परेचर भले ही ज्यादा है, इवापोरेशन हो रहा है, तो सैलिनिटी बढ़ना चाहिए और जगह की तरह, लेकिन इक्वेटर पे चूंकि बारिश ज्यादा होती है इसलिए उसकी सैलिनिटी वहाँ पे कम हो जाती है। उसके आगे हम लोगों ने कल डिस्कशन किया, तो आपको टेम्परेचर का कुछ पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ। फिर अलग अलग ओशन करंट भी एक फैक्टर था जिसके तहत मैंने बताया कि मूवमेंट किसी भी तरीके से आपको करा लेना है और मूवमेंट किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे टेम्परेचर की वजह से चाहे किसी भी चीज की वजह से। क्लियर है? अब हम जो जा रहे हैं वो मरीन रिसोर्सेज पे जा रहे हैं और मरीन रिसोर्सेज का सिंपल मीनिंग क्या है? वो रिसोर्स जो आपको कहाँ मिल रहा है? पानी और समुद्र या महासागर के अंदर। बात खत्म। क्या सुन पा रहे हैं? और मरीन रिसोर्सेज के अंदर एक सबसे बड़ा मुद्दा है PMN, जिसके लिए पूरी दुनिया परेशान है और पूरी दुनिया पागल है कि सर ये चाहिए ही चाहिए। अब इसके पीछे के लिए कहानी समझ लीजिए, फिर मैं आपको पूरा बात बता दूंगा। सुन पा रहे ध्यान से? तो सर सबसे पहले देखिए, आप मुझे बताओ PMN, पहले मैं एक वर्ड लिख देता हूं, ये ज्यादातर अबाइजल प्लेन में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा? अब आपको तो समझ में आ गया होगा इसकी गहराई का अंदाजा। तो अगर अबाइजल प्लेन में है, जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप या राइज तक जाते जाते इतना डीप हो जा रहा है, तो अबाइजल प्लेन में ठीक ठाक गहराई है। अरे है ना? यानी कि ओशनिक क्रस्ट से हल्का सा ही दूर है। देखो जितना भी रिसोर्सेज है इस दुनिया में, अधिकतर रिसोर्सेज उस पूरे चीज के अंदर, मैंने बोला कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे नेचुरल गैसेज, नेचुरल रिसोर्स बहुत सारा पाया जाता है। क्या सुन पा रहे हैं? क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ इधर कटाव कर रहा है, उसके साथ अपने साथ रख रहा है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है। सारा न्यूट्रिएंट्स ऐसा तो है नहीं कि यूज हो जाएगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे नीचे जाएंगे और नीचे जमा हो जाएंगे। और वो न्यूट्रिएंट्स इतने काम के होते हैं कि सर आपको हद हिसाब नहीं है।
उस न्यूट्रिएंट से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। वो वर्ल्ड लेवल पे आप चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब से लेकर चाहे छोटा सा चीज हो, उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो फ्रीली अवेलेबल है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा हाथ पांव नहीं मारना पड़ेगा। जैसे कोयला चाहिए, कोयला के लिए आपको डिगिंग ठीक ठाक करना पड़ेगा, मशीनरी भी चाहिए, अरे है ना, इसके लिए भी चाहिए, क्योंकि ये इतना इजी भी नहीं है। तो हमें इसके लिए टेक्नोलॉजी थोड़ा अलग चाहिए। जेसीबी लेके जाओगे क्या महासागर में? अगर नॉर्मल सोचो कि अटलांटिक ओशन में कोई जेसीबी लेके चला गया है, क्यों खोदने जा रहे हैं? क्योंकि निकालना क्या है? पीएमएन। पीएमएन अभी बोला हूं, जस्ट पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। इसका मीनिंग अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बस अभी के लिए, बाकी डिटेल अभी इसमें करा लेंगे। तो सवाल उठता है इधर, सर अगर नीचे इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज अगर है तो कौन कौन सा कंट्री इसको निकालेगा और किस कंट्री का ओशन पे अधिकार होगा? क्या सुन पा रहे ध्यान से? अगर मान लीजिए इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन के बगल में सिर्फ इंडिया ही है कि और भी कंट्रीज हैं? अरे और भी कंट्रीज है ना? क्या आप लोग सुन पा रहे हो? यस सर। तो सर इंडियन ओशन के तहत और भी कंट्रीज हैं। उसी तरीके से मैं बोलूं साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी दिमाग में आ रहा है? पक्का? चाइना के साउथ में कि नॉर्थ में? चाइना के साउथ में। तो साउथ चाइना सी पक्का याद है कि भूल गए? किसी तो याद है? हाथ करके ना, नाम सुने हो ना? कोई ऐसा ना सर पहली बार सुन रहे हैं? साउथ चाइना सी जो है, अगर उसके अंदर आप सुनते होगे, अगर कभी कभी न्यूज में आते रहेगा कि साउथ चाइना सी में चाइना ने जबरदस्ती कुछ ना कुछ घुसपैठ किया है, और वो घुसपैठ करते करते वो इंडियन ओशन में पहुंच जाता है। इसको फील करने के लिए थोड़ा सा आपको मैं मैप पे लेके चलूंगा, क्योंकि ये हमेशा न्यूज में रहेगा। चाइना जानबूझकर बदमाशी करता है। देखो वियतनाम याद है? पक्का? तो दो वियतनाम थे, एक नॉर्थ वियतनाम, एक साउथ वियतनाम। आईआर जिनको पढ़ाया था उनको बताया था मैंने कि पहले दो था, बाद में उसको मर्ज किया गया। जिनको आईआर नहीं पढ़ाया वो तो बोले तो मुझे समझ आता है, लेकिन जिनको आईआर पढ़ाया तो उसको मैंने बोला था, अरे हो ची मिन ट्रेन, पहले नॉर्थ वियतनाम अलग था, साउथ वियतनाम अलग था, उन दोनों को कंबाइन कर फिर बाद में एक वियतनाम बना। तो जिनको पढ़ाया हो ना उन लोग को आने चाहिए। इसका जवाब आया है, अगर वो नहीं पढ़ाया तो उसका चलता है, लेकिन जिसको पढ़ाया हो अगर वो बोले तो फिर सर समझ रहे ना। देखिए अब यहाँ पे मान के चलिए इंडियन ओशन वाला रीजन, की पूरा इंडियन ओशन वाला है, ध्यान से देख पा रहे हैं क्या? इंडियन ओशन कौन सा शेप का था? एम, सनी देओल ओशन। तो सनी देओल ओशन में देखते हैं सबसे पहला कौन कौन सा कंट्री आ सकता है। ये पूरा इंडियन ओशन में ज्यादातर ये इंडिया का तो हिस्सा है, लेकिन इधर आसपास देखो तो मेडागास्कर ये भी आ जाएगा इसके तहत। कुछ एरिया सोमालिया वगैरह का भी इंडियन ओशन के तहत आ जाएगा, है ना? यही इंडियन ओशन का पूरा फैला हुआ इधर मलेशिया, सुमात्रा, थाईलैंड, वियतनाम, ये भी पूरा पूरा आ जाएगा। यस और नो? अब आते हैं उसके बाद यहाँ येलो सी, साउथ चाइना सी, चाइना के जस्ट यहाँ साउथ में। साउथ चाइना सी का भी पानी इंडियन ओशन से ही मर्ज करेगा मैक्सिमम, अरे है ना? उधर पैसिफिक है लेकिन सर उसमें और इधर इंडियन ओशन में ज्यादातर है। अब साउथ चाइना सी के पास कौन कौन से कंट्री है? बहुत सारे कंट्री है, वियतनाम है, सीरिया भी है। यही साउथ चाइना सी के ऊपर येलो सी जाओगे तो जहाँ चाइना भी है और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया भी है। तो आप मुझे बताइए येलो सी के अंदर बहुत ज्यादा पीएमएन है, मतलब पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज नीचे बैठा हुआ है। कौन सा प्लेन में? अवाइजल प्लेन में या फिर साउथ सॉरी कॉन्टिनेंटल स्लोप में? बहुत सारा बैठा हुआ है, यानी कि अवाइजल प्लेन में एकदम बहुत सारे रिसोर्सेज है, मान लिया। तो अब सवाल उठता है कि सर एक रिसोर्सेज के लिए उसके बगल में बहुत सारे कंट्री हैं, क्या सभी कंट्री का उस पर हक होगा? क्या लैंडलॉक कंट्री का क्या होगा? कॉमन सेंस से सोचो, लैंडलॉक कंट्री जिसका रास्ता ही नहीं है ओशन तक पहुंचने का, क्या उनको हक नहीं दिया जाएगा कि उसका इस्तेमाल कर सके? क्या समझ पा रहे हो आप? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठेगा कि बॉस अब ये कंट्री में यहाँ पूरा संसाधन है, मान के चलो यहाँ आईएएस बनाने वाले हैं, सर आईएएस है। अब एक आदमी है जिसको यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत सारे कंट्री का सहारा लेकर ही पहुंचना पड़ेगा, दैट इज लैंडलॉक्ड। समझ में आ रहा है? तो क्या लैंडलॉक कंट्री के लोगों को आईएएस बनने की मतलब होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, हक तो उनका भी है, यस और नो? लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम अपने आप से तो कंट्री यहाँ बसाए नहीं, हमारा कंट्री पहले से है, तो फिर हमारा सर्वाधिकारी शोषण पे होना चाहिए, इस समुद्र पे होना चाहिए। तो गाना सुने ना, ये धरती नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद इन्हें ना रोके। आप गाना सुने? तो सुने तो होंगे, धरती नदियों पे किसी का भी वास्तु चलता नहीं है। लेकिन सर धरती नदी का बात हटे, इधर ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा था मेंस में कि राइट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएमएन एंड टॉक इन टर्म्स ऑफ लैंडलॉक कंट्रीज, कि उनका क्या रोल है क्या नहीं है। आप जानते हैं जब खेत होता है और दो खेत के बीच में जहाँ डनेरी होता है वहां शीशों को गाछ अगर हो गया, मान लीजिए, आप समझ पा रहे हैं, गांव में जैसे जनरली वहीं पे होता है, तो वैसे जगह पे होगा कि सर इधर वाला ना इधर वाला,
इधर वाला भी सोच रहा होगा हमरे वो निश्चिंत हो गया, रात में तले काट के लेके चल गया दूसरा वाला। ये जो है ना पॉइंट, इस पॉइंट पर डिसाइड कैसे किया जाए कि किधर जाएगा। वो डनेरे पे उगा है, ना इधर है ना उधर है, ऊपर में थोड़ा इधर झुका हुआ है, उधर भी थोड़ा उधर झुका हुआ, क्या करेगा आदमी। सेम हाल है पीएमएन मॉड्यूल्स का। लैंडलॉक कंट्री परेशान रहता है कि हमारा भी हक है यार, अपन लोग भी मतलब इंसान ही है, भगवान थोड़ी ना है, राक्षस भी नहीं है। तो समझिए सबसे पहली बात कि लैंडलॉक का क्या क्राइटेरिया है, कितने लोग। अब देखो इधर इंडिया यहाँ है और इंडिया के बगल में ओशन है, तो इंडिया अपने से कितने किलोमीटर तक ओशन को रख सकता है अपने कैप्चर में, उस पानी को किस किस चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इंडिया अगर चाहे तो इतने दूर के अंदर से किसी फ्लाइट को या किसी जहाज को जाने नहीं देगा। तो उसका एक प्रोटोकॉल बनाया गया कि वर्ल्ड में ऐसा प्रोटोकॉल बनाया गया। चाइना हरामखोर क्या करता है, वो जानबूझकर, अब यहाँ बोला गया है कि कोई भी बाहरी शिप नहीं आएगा, ये अपना डोमिनेंस साबित करने के लिए हरामखोर क्या करता है, 3-4 को जहाज में निकाल कर फिर पीछे लेके चल जाएगा, पार नहीं करेगा, वो बस जाएगा और इधर से जैसे उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा पीछे भाग जाएगा। लॉजिकली कहने का भी नहीं क्या है, वो जानबूझकर ऐसा करता रहता है जब इंडिया और चाइना के बीच में टसन चलता रहता है। सेम येलो सी में नॉर्थ कोरिया भी है, साउथ कोरिया भी है, लेकिन चाइना का डोमिनेंस क्या है, ज्यादा है। वो हर बार जाकर वहां से मरीन रिसोर्सेज निकालेगा, जैसे इधर वियतनाम साउथ वियतनाम कुछ चिल्लाते रहेंगे फिर उधर निकल के चला जाएगा, फिर बोलेगा क्या सी मेरा है। तो ये चाइना जानबूझकर करता रहता है, लेकिन क्या वो सही है क्या वो गलत है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना दूर कर सकता है नहीं कर सकता है, ये आपको समझना है। क्या सुन पा रहे ध्यान से? तो ओवरऑल पैटर्न ये है कि उस रिसोर्सेज पे हक किसका है और कितने दूर के एरिया में कौन सी कंट्री अपने ओशन के आसपास उस पानी का किस चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सुन पा रहे? तो पहला पॉलीमेटालिक नेडल्स, ये पहले लिख लीजिएगा, मरीन रिसोर्सेज। उसके बाद पीएमएन का पहले फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिए, पीएमएन का लिख लीजिएगा पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ये पहले जरूर ले लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दीज आर फाउंड इन अबाइजल प्लेन, पीएमएन आर फाउंड इन अबाइजल प्लेन। मोबाइल का इस्तेमाल, these are found in abyssal plain, ठीक है। एक और लिख लीजिएगा पॉइंट, PMN is also called as, PMN is also called as manganese nodules, PMN is also called as manganese nodules, मैग्नीज के स्पेलिंग आप ही लिख लीजिएगा, PMN is also called as manganese nodules, manganese nodules। और ये PMN कहां सेटल्ड होंगे, अबाइजल प्लेन में, यानी कि काफी नीचे या काफी ऊपर, काफी नीचे। और इनको सर आप मुझे बताइए, इनको निकालने के लिए भी, अच्छा आप लोग में से कितने लोग हरिद्वार से गए? अच्छा खरीद नहीं पूछूंगा मैं, कोई सोचेगा अभी तक गए नहीं है हरिद्वार, अगर आप गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई इधर ही कहीं पे भी वैसे जगह पे जाइए जहाँ पे नदी का पूरा फ्लो काफी तेज हो। मैं आपको बस एक फील कराता हूँ, हाँ नेपाल में भी चले जाइए, मैं आपको लेकिन फील कराता हूँ, देखता हूँ आप फील कितना कर पाते हैं। मैं एकदम दिमाग में पिक्चर बना दूंगा, देखिए क्या अलर्ट हो सब? यस सर। आप सुबह उठे हो 4 बजे, समझ पा रहे हो, सब लोग तैयार हो रहा है, जाना है गंगा स्नान, गंगा स्नान, सुन पा रहे हो, सब लोग जैसे तैसे एकदम हड़कम मचा हुआ है आपके घर और आसपास के एरिया में। और उसके बाद आप रेडी होके निकल गए हैं, उस पर बटुआ वटुआ ढूंढ रहे हैं। फिर उसके बाद जो बाबा धाम के लिए कौन सा कलर होता है, क्या कलर बोलते हैं उसको, भगवा कलर बोल लीजिए या जो भी कलर बोल लीजिए, बोल बम वाला। पूरा रेडी होके आप हरिद्वार गए, समझना ध्यान से, समझना बस। आप गए हरिद्वार का एक सीन है, हरिद्वार और इसी केस में साबुन और शैम्पू नहीं यूज कर सकते। जैसे वहां पे हरिद्वार में अगर आप जाएंगे तो जहां पे है उसको डिवाइड किया गया है और वहां पे इतना फ्लो तेज है कि आप अगर कुछ भी फेंको या आदमी फेंको तो सीधा सब लेके चला जाएगा, जबरदस्त फ्लो है उसका, आप समझिए। तो उन लोगों ने क्या किया है कि जो सीढ़ी है उस सीढ़ी के कुछ दूरी तक सीकड़ लगा दिया है। ये बाबा धाम में भी कहीं कहीं वो शिव गंगा वगैरह आसपास में किया हुआ है, उस सीकड़ लगा दिया गया है कि बस आराम से आप वहां पे उतना ही दूर तक जा सकते हो, उसके बाहर नहीं जाएंगे। शैम्पू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, साबुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फ्रेश वाटर है वो, समझ पा रहे हैं, उससे वो बेकार होगा। लेकिन कमाल का बात देखिए क्या है, जैसे ही कोई आदमी कुछ फेंकता है, ये लोग क्या करते हैं, जो बहुत सारे लोग वहां आसपास के हैं, वो सब उसको एक्सपीरियंस हो गया है स्विमिंग का, गोताखोर, सब कोई काम नहीं है। वो जैसी कोई अटैची फेंका, मान लीजिए जैसे गंगा मैया नहीं बहुत करते हैं ले जा ये सब, जब कुछ
सर तो सीधा कूदेगा, हाथ में चुंबक रख ले रहता है वो, इतना सारा, एक चुंबक नहीं होता है सर, एक लकड़ी या डंडा टाइप का इतना बड़ा होता है जिसके तहत इतना सारा चुंबक होता है, छोटा 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 छोटा, जैसी फेंका ऐसे सटाया, अगर उसमें एक भी चीज लोहा का होगा सट से सटेगा वो, और खटाक से सटा के क्या निकाल लेगा। लेकिन ये तो सर टेक्निक ऊपर तक काम आएगा। अब जो चीज बहुत डीप में है, जैसे एक बार गाय छत आगे जा रहा है, गाय हाँ जा रहा है, मतलब गाय जा रहा है, और गाय जा रहा है, उसके बाद क्या हुआ आपको याद होगा, उत्तराखंड में जबरदस्त भूस्खलन हुआ था, पूरा उत्तराखंड बर्बाद हो गया था। अगर आपको थोड़ा याद हो तो, जिसमें आया था गाना कि मेरा देश रो रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था और पूरा उत्तराखंड तबाही से मतलब परेशान था। तो मैं बताना ही चाहता हूँ कि सर ऊपर ऊपर चीजों को निकालना तो आसान है, वहां पे क्या करते हैं उन लोग को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि सर पूरा नीचे सरफेस तक भी जाके जो पैसा सिक्का या जो भी कुछ होता है लोग निकाल के ले आते हैं। लेकिन ये तो इतना नीचे की बात नहीं है ना। अब आइडल प्लेन से आपको पीएमए निकालना, उसके लिए आपको कुछ चाहिए टेक्नोलॉजी, और जबरदस्त टेक्नोलॉजी चाहिए कि इतना आसानी से नहीं होगा कि आप गए और सिक्का उठा के लेके चलिए। अब वो टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप है कि नहीं है, और उस टेक्नोलॉजी से आप कितना ले सकते हैं, इस पे भी है कि पीएमएन का कितना प्रतिशत आप ले सकते हैं, कितना प्रतिशत नहीं ले सकते। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, उत्तराखंड में एक तो पहलू अलग था, सो अलग था, जो बर्बाद हुआ वो तो पूरा देश उससे तबाह हुआ। दूसरा एक अलग पहलू था। अब एक आदमी है जो हरिद्वार वाला सीन पे ये बताए हुए है, रियल है, हालांकि इसको जोक के टर्म्स में बोला गया, लेकिन ये रियल बात है। वो क्या कर रहा था देखिए, अब पूरा का पूरा बाढ़ आया हुआ है, उसका सिलेंडर दहा के जा रहा है, फिर उसमें बहुत सारा गाय भैंस सब जा रहा है अपना वैसे ही। अब ये आदमी क्या है, खड़ा हो गया, और खड़ा हो गया उसके बाद क्या कर रहा है, वहां पे सिलेंडर उठा के रख रहा है साइड में, 2-3 सिलेंडर रख दिया, फिर उसके बाद भैंस जा रहा है, कुछ गाय जा रहा है, उसको पकड़ के रख दिया। ये इधर अपना बटोर रहा है, तब तक उसके घर पे जो 10-15 भैंस तो खोल के कोई और लेके चला गया। ये इधर अपना उसको जमा करने में लगा है, और जो उसका बचा हुआ तो खोल के कोई और ले गया। ये बैलेंसिंग सिस्टम चल रहा था उत्तराखंड में। और आपको नहीं पता है, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में आया था कि अधिकतर मवेशी गायब हुए, गायब करवाए गए वो अलग बात है, बाढ़ से ग्रसित हुए अलग, गायब हुए वो जानबूझ के डूबे, और उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ था। ये जो चीज है ना, ये बड़ा मतलब इंसानियत को कभी बहुत बुरा लगता है, समझ पा रहे हो कि क्या कर रहे हैं लोग, क्या नहीं कर रहे, लेकिन ये रिपोर्ट है तो है, मानना पड़ेगा। तो पीएमएन का सबसे बेस्ट पहलू है कि हमारे पास टेक्निक है कि नहीं है, और टेक्निक है तो कितना प्रतिशत इस्तेमाल करेंगे। क्या सुन पा रहे हैं? यस सर। लिखिए। अब इसके मैंने बोला सबसे पहले 2 पॉइंट, अब आइडल प्लेन याद रखिएगा, और नीचे रहेगा ही, इसको नाम एक और बोलते हैं मैग्नीज नोड्यूल्स। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आप नोट डाउन करते जाएंगे। मैंने जो पीडीएफ भेजा था उस पीडीएफ को थोड़ा सा देख लो, क्योंकि वो आसान है अब। और पेज नंबर 200 एंड कौन सा पेज नंबर है आई डोंट नो, 253, 253। थोड़ा सा तेजी में आएंगे तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 253 एक बार चाहता तो लिखवा भी देता, लेकिन इतना इजी चीज है कि बस लिखवाने में मैं आपका टाइम और अपना टाइम और आपकी मत तो बर्बाद नहीं करूंगा। ये आसान जो चीज है उसको ध्यान में रख लेंगे। 253 ओपन कर लिए क्या? पढ़िएगा जरा, क्विक पढ़िएगा या मैं बोल दूं? क्विक करिएगा, क्विक। पढ़ लिए होंगे, इतना ज्यादा भी नहीं है। अब अभी उसको ही बताना है, मेन वही है। वहां पहुंच गए, बढ़िया है। तो जो आपने क्वेश्चन कुछ बोला उस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैंने वही जो बताया वही सब है। इसका मालिकाना हक किसका है, लैंड ऑफ कंट्री का कितना रोल होगा, यही सब चीज है। उसके लिए एक बनाया गया क्लॉज, और ये क्लॉज हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज यूएन क्लॉज। तो पहला तो यूनाइटेड नेशंस है ही, फुल फॉर्म उसका वहां लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ बताओ, क्या लिखा है बोलो? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी।
तो सर यूनाइटेड नेशंस का एक रूल आया और ये इंटरनेशनल है, इसमें बहुत ऐसा नहीं कि सर अमेरिका ने कर दिया, अमेरिका इसका जरूर आगे आया रूल में, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कंट्री मोर देन 100 या उस तरह की कंट्रीज हैं, रटना नहीं है, जिसमें पूरा का पूरा एक कमेटी बैठाया गया और उस कन्वेंशन में डिस्कशन किया गया कि किसका कितना कितना रोल होगा। सुन पा रहे हैं? तो हेडिंग डालिएगा आप अपने पेज जो पेज पे, ये तो जो है वो लिखना है, लिखे यूएन क्लॉज और फुल फॉर्म लिख लीजिए, फ्रेश हेडिंग डालिएगा यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन द लॉज ऑफ सी, फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, एक लाइन लिख लीजिए इसका, which took place in 1973, which took place in 1973 जो पहला लाइन है, and implemented in 1982, and implemented in 1982 1982। ठीक है, इसका क्या क्या काम है ये, हाँ इम्प्लीमेंटेड इन 1982, इसका क्या क्या काम है, सबसे पहला उसका दूसरा पॉइंट देखिएगा तो मिल जाएगा, डिफाइन द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ नेशंस, ये बताता है कि कौन सी कंट्री अपने आसपास के सी का कितना प्रतिशत पानी इस्तेमाल कर सकती है, कितना प्रतिशत पीएमएन इस्तेमाल कर सकती है, क्या क्या एरिया होगा, ये इसका मेन काम है। सुन पा रहे ध्यान से? अब उसके लिए कैसे डिफाइन किया गया उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या सभी सुन पा रहे हैं आप लोग? तो सर पहला जो है नेक्स्ट पेज पे ये 254 254 बहुत इजी है ये, बस एक बार ध्यान में रख लीजिएगा और क्वेश्चन यहां से आएंगे जबरदस्त तरीके से। 254 आ गए क्या? ठीक है, 254 पे आ गए तो वहां पे देखिए एक वर्ड मिलेगा डबल EZ, मिल रहा है क्या? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिल रहा होगा। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को समझने के लिए 2 मिनट अभी थांबा रखिएगा और उसके पहले एक वर्ड लिखा होगा इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, क्या देख पा रहे हैं? उसमें ऑलरेडी एक वर्ड लिखा हो गया ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय यूएन क्लॉज, यानी कि सी बेड अथॉरिटी जो है वो यूएन क्लॉज के द्वारा बनाया गया हुआ है। मैं बताता हूं, एक बार ध्यान से समझना, मैं लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल बताता हूं। जब जब आपको गर्मी लगे या जब जब आपको कुछ बुरा लगे तो सर पूरा बॉडी को ना लाइट रखना। देखो मैं इसलिए बता रहा हूं, जब नहीं है तो आप घर में इसलिए, लेकिन आप जब ट्रेनिंग में जाओगे बहुत सारी चीजें होती हैं। आईएएस मतलब आप कभी ये मत सोचना कि आईएएस मतलब सब कुछ हर जगह बड़ी हो, नहीं होगा। तो आप, मैं बताता हूँ, जितना आप दिमाग को कंसंट्रेट कर लोगे, अलर्ट रख लोगे, सच बता रहा हूँ गर्मी नहीं लगेगा। कुछ समय के लिए आप उसको 2 घंटे 3 घंटा, दिमाग जब अलर्ट नहीं होगा ना, दिमाग अगर 4-5 चीजों पे होगा, समझ रहे हैं, दिमाग अगर 4-5 चीजों पे होगा तो थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकता है। सुन पा रहे हैं? इसीलिए ध्यान में रखिएगा कि बॉस अलर्ट थोड़ा सा रहिएगा, अलर्ट रहिएगा तो नहीं होगा। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से लिखिए, यूएन क्लॉज जो है उसने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बनाया जिसका नाम क्या है? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूएन क्लॉज, पहला लिख लीजिएगा, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूएन क्लॉज, पहला लाइन, टू ऑर्गेनाइज, रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑल मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज, to control all mineral related activities in international seabed areas। पहला लाइन उसमें है इन इंटरनेशनल सीबेड एरिया, जो पेज 254 का पहला लाइन है, मैं बस वही बोला हूं। 254 का जो फर्स्ट लाइन है, मतलब कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का जो पहला लाइन है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का, हाँ हेडिंग डाल के लिखिएगा उसको, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज करने के लिए बात किया गया। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, आपको मैंने अगर बताया होगा ही, मुझे ध्यान में है, आप मुझे बताइएगा, मैंने बोला था कुछ ऐसा चीज है जो लेक है लेकिन नाम सी देते हैं, कैसी कर बोला था मैंने, एक और बोला था, नाम बताया वो कहीं, एक और ऐसा लेक है परंतु उसको हम लोग सी बोलते हैं।
विक्टोरिया का तो लेक ही बोलते हैं, लेक विक्टोरिया। बताए एक और था, यस सर एक और बताइए। सर कजाकिस्तान में है। चलो ठीक है, कल मैं आपके लिए रिवीजन करने के लिए बोला ही था, वो आप कर ही लिए होगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। मतलब ये बेइज्जती करने का तरीका होता है, समझ पा रहे हो? ये जो है जब नई रिवीजन करते हैं तो घुमा फिर के क्वेश्चन पूछ लो और फिर याद दिला दो कि होमवर्क दिए थे। आरएलसी सर, आरएलसी चलो मतलब 50-50 मानते हैं, वो हल्की है नहीं। खैर देखिएगा ध्यान से। पर आपको मैंने रूल बताया था ना कि सर कोई लेक को सी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं और वो प्रोटोकॉल जो है यही है, यूएन क्लॉज द्वारा बनाया गया है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी द्वारा बनाया गया है। यही नियम बनाया गया है कि बॉस ये अगर आप 4 देश हैं इस नदी के सामने, इस सी के सामने, तो सर आपका ये, आपका ये, आपका इतना, आपका इतना। क्या समझ पा रहे हो? तो मैंने उस समय आपको मैं पढ़ाते समय बोला था कि बस अभी के लिए समझ लो कि कुछ रूल्स यहाँ फॉलो होंगे, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज है, और रूल्स क्या होंगे वो यहाँ पे आ रहे हैं। क्या सुन पा रहे हैं आप? सब लोग जोर से बोलिए, सुनो। बेसिकली इवेंट क्लॉज सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सी बेड, देखो इवेंट क्लॉज एक बड़ा संस्था हो गया, जैसे बजाज कंपनी है, तो बजाज कंपनी पल्सर गाड़ी भी बनाती है, बजाज कंपनी बजाज का कुछ और सिलाई मशीन भी बनाती होगी, या बजाज कंपनी कुछ और भी बनाती होगी, है ना? तो बजाज एक हो गया इवेंट क्लॉज, और इवेंट क्लॉज ने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी बनाया और बोला कि समुद्र के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं उन सब पे मालिकाना हक या उन सब का कितना प्रतिशत कौन कौन इस्तेमाल करेगा वो डिसाइड करने के लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है। क्या सुन पा रहे हैं? उसके अलावा और भी डिस्प्यूट्स होंगे, उसके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दिए गए। तो सर आते हैं उसके बाद मेन पॉइंट पे। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने इंडिया के बारे में कुछ बताया और जानकर मजा आएगा आपको। उसके लिए कुछ डेटा पॉइंट्स है जो आपको पेज नंबर 254 पे देखना पड़ेगा। देखो ये मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ, ये जो चीजें मैं आपको चाहता तो आराम से टाइम और पास करने के लिए मैं पूरा लिखवाता, आराम से लिखो। इंडिया का 53%, चाइना का 54%, ये टाइम पास है जो आराम से मैं कर सकता हूँ। लेकिन वही बोला कि सर अपने अंदर से सोचना है, जहां पे जरूरी कॉन्सेप्चुअल उतना ही जरूरत पड़े, जहां जरूरी नहीं है वहां पे आपका काम आसान जल्दी हो जाए। चलिए 254 पे आइए, आंख खोलिए जरा। पहला पॉइंट लिखा होगा, इंडिया हैव बीन पायनियर्ड इन डीप सी माइनिंग रिसर्च, हैज बीन अलाउड फॉर 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर इन सेंट्रल इंडियन ओशन। क्या दिख पा रहा है इन सभी को? जिसको दिख रहा है जोर से बोलिए सुनो। पहला पॉइंट है कि सर इंडिया को अलाउ किया गया है 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर इन सेंट्रल इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के बिल्कुल बीच में 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर तक इंडिया चाहे तो उसके अंदर माइनिंग कर सकता है और पीएमएन या रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है। क्या सुन पा रहे हैं? अब जरा नीचे आइएगा। दूसरा पॉइंट, the way these minerals will be used is well known. Cobalt is in medicine and nickel in batteries. सर कहा जाता है एक रिपोर्ट के अनुसार कि पीएमएन के अंदर इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं कि अगर सिर्फ पीएमएन का कोई 10% निकाल ले तो किसी देश का जीडीपी से ज्यादा हो सकता है। उसको यूटिलाइज करने के लिए टेक्निक खोज दो। इसीलिए 2 लड़ाई आजकल सबसे ज्यादा होगा, एक स्पेस में और दूसरा हवाई प्लेन और समुद्र के अंदर। यही 2 लड़ाई बचा है अभी। कुछ गांव के लोग बोलते हैं कि अगला वर्ल्ड वॉर जो होगा वो पानी के लिए होगा। अगर आपको सब ये बात सब सुनो होगा, झूठ मत बोलना, गांव में बात चलता है अगला जो होगा वो पानी के लिए विश्व युद्ध होगा। सर ये इतना रद्दी बकवास बात है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। सुना खैर मैं भी हूँ बचपन से, सुन पा रहे ध्यान से, और मैं बचपन से सुनते सुनते ठीक ठाक बड़ा हो गया। आप भी सुनते सुनते ठीक ठाक हो गए, आपके बच्चे भी सुनते सुनते ठीक ठाक बड़े हो जाएंगे। याद रखिएगा अभी के दौर में, अभी समझना है, देखो आपको हिंट दे देता हूँ, जिस किसी को अगर कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं हो या कोडिंग का नॉलेज नहीं हो वो आगे पछताएगा, क्योंकि आने वाला दौर वही है और समझदार आदमी समझ जाता है। तो अगर कोई आदमी जो किए हैं एडीसीए, डीसीए, टैली, जावा जो भी किए हैं वो सब कुछ काम नहीं आएगा। कोडिंग सीखना है तो सर याद रखिए, कोडिंग सीखने के लिए मैं सिंपल एक बात बता देता हूँ कि आपको सीखने के लिए रेडी रहना होगा। जो लोग सीखना बंद कर दे रहे हैं उनको बहुत आगे तकलीफ होगा। आजकल अब देखिएगा, आप मेहनत करके किसान पैसा कमा के ले आएगा, कैप्चर में फॉर्म भरवाने जाएगा, 100 की जगह 200 रुपए देके आएगा। आधार कार्ड निकलवाने के लिए 10 रुपए भी लग सकता है, या खुद से भी आधार एड्रेस चेंज कर सकता है, लेकिन उसके लिए वो 50 रुपए, 100 रुपए, 150, 200 रुपए खर्च करेगा। क्या सुन पा रहे हैं? तो सर ये कहने का लॉजिक क्या है, अगर आप हैं तो आप अपने पेरेंट्स को बताना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर्स का बेसिक नॉलेज हो, और थैंक्स टू स्मार्टफोन कम से कम इतना नॉलेज हो ही गया है आपको। समझ पा रहे हैं? लेकिन अभी भी बहुत लोग को फॉर्म भरने वाला इन्फॉर्मेशन दूसरों से लेना पड़ता है, बाकी वीडियो देख लेते हैं वो लोग उसमें कोई कंफर्टेबल हो। समझ पा रहे हैं? जब फॉर्म की बात आएगी कुछ और चीजें इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, गूगल से जरा बोलूंगा कि सर्च करके थोड़ा सा दिखाना कि क्या होता है
क्लाउड का टाइप क्या होता है, किसी ने सर्च नहीं किया, लोड ही नहीं लिया, लोड क्यों लेना, सर है ना, मतलब आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद क्या सर्च करना है, लेटेस्ट मूवी ऑफ आमिर खान, टक से मारा, लाल सिंह चड्डा ऐसा दे दिया। तो बेसिकली कहने का लॉजिक है कि आप किस तरह से बिहेव, देखो इधर देखो एक फॉर्मूला है S + R = D, ये मेरा नाम नहीं है, ये बहुत बड़ा चीज है, ये भी एक बहुत बड़ा है। S + R = D, अगर लाइफ में ये ध्यान रख लोगे वो सक्सेस हो जाओगे। बोलो सर बताइए ना क्या है, ठीक है बता देंगे, छोड़ दे, अंतिम दिन बताएंगे जिस दिन बैच के लास्ट डे होगा। बोलेगा कि देखो ये मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको एक बार बोला नहीं था कि एक आदमी जो है वो 4000, 5000, 10,000 किताब पढ़ के निकला, लगभग उसको 15-20 साल लगे सिर्फ किताब पढ़ने में। और तो उससे पूछा गया कि भाई बताओ, मतलब इतना पढ़े हो, क्या एक लाइन में या एक शब्द में बताओ कि तुम क्या दुनिया को देना चाहोगे। तो सीधा एक ही बात बोला, S + R = D। तो बोला कि ये क्या है, तो बोला कि सिचुएशन प्लस रिएक्शन = डेस्टिनी। इस दुनिया में हर इंसान के सामने कुछ सिचुएशंस आते हैं, उस सिचुएशंस पे वो जैसा रिएक्ट करेगा वैसा ही उसकी नियति बनेगी। मतलब आपके सामने अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए या खींच गए, इरिटेट हो गए, तो आपका भविष्य भी वैसा ही तय हो गया। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आया और आप लग गए उसमें और एकदम पूरा गंभीर हो गए, तो आपका डेस्टिनी भी वैसे ही डिसाइड होगा। क्या समझ पा रहे हो, ये बहुत बड़ा बात है, ये एक शब्दों में बहुत बड़ी बात बोल दी उसने। अब कुछ लोग आदमी क्या पापा जैसे बोलेंगे, बेटा देखो जिम्मेदारी दे, अरे पापा जिम्मेदारी तो छोड़ो, तुम किए नहीं, यहाँ पे जिम्मेदारी डाल दो। आप समझ पा रहे हो, मेरा सपना है कि तू IAS बन जा। मेरी बात समझ में आ रही है, जैसे मेरा सपना है कि तू IAS बन जाओ, ये भी ऑन कर लो। तो मेरा सब, अब मेरे को चिल्लाना पड़ेगा ज्यादा, लेकिन सुन लेना आप ध्यान से, बस सोना मत ऐसे, पंखा चलता है उसके बाद मुंह खुलता है, बचिया पुरवैया शुरू हो जाता है, फिर रुकिए, हाँ ऑन करके छोड़ दीजिए, वहां से ऑन कर दीजिए। इसको ऑन नहीं किए, ऑफ कर दिए क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, गर्मी का महीना है, 12 नहीं बजा है ना, चलो ठीक है। अब ध्यान से इधर देखो, इधर देखो, वो तो थोड़ा मजाक जो, इधर प्लीज आइएगा ध्यान से। क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? अच्छा आप लोग मैं बोलता हूँ तो बुरा नहीं लगता है ना? अभी तो बोल के क्या ही कर लोगे, सरियाना होगा तो बाहर निकलो। देखिए इधर वो सब अलग चीज होता है। अरे जनरल कॉम्पिटिशन का बच्चा, इधर देखो, जनरल कॉम्पिटिशन का बच्चा, अधिकतर जनरल कॉम्पिटिशन होता है, मेरा जान लेगा। जनरल कॉम्पिटिशन का बच्चा ना होता है 9th 10th की तरह, जो होता है ना अकड़, उसमें जैसे 9th 10th के बच्चों में बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल ईगो होता है। अगर क्लास में टीचर ने कुछ बोल दिया, खड़ा हो जाएगा, एक जगह उसमें खड़ा होगा, ऐसे कैसे बोल दीजिएगा आप समझ पाते हो। सेम होता है जनरल कॉम्पिटिशन वाला। IAS का बच्चा क्या है, ये अलग होता है, ये अलग प्राणी है, मैं बताता हूँ क्यों। IAS की तैयारी में वो आदमी ना इतना बिजी हो जाता है, इतना नॉर्मल हो जाता है कि कुछ भी सुन लेगा, वो कुछ भी सुन लेगा। और जनरल कॉम्पिटिशन वाला खाली सुनाएगा। आप समझ रहे, ये फर्क है, ये छोटी-छोटी नोटिस करके देखना। आपके घर में कोई ऐसे फैमिली मेंबर होंगे जो जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी ऐसे लेवल का कर रहे होंगे, और एक ऐसा बंदा होगा जो IAS का कर रहा होगा, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस हो जाएगा, तो वो डिफरेंस हो जाएगा। उसी मैंने बुलाया था जो 2 सर को, और आपको ध्यान होगा तो याद है आपको, उसमें से एक जो सर थे और एक दूसरे सर जो थे, उन दोनों बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। एक आदमी उस चीज को समझ रहा है क्योंकि उस लेवल पे तैयारी की है, और एक जो जनरल कॉम्पिटिशन वाला है वैसे ही बिहेव करेगा। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग क्या है, इधर S + R = क्या बोला, D। क्या बोलना पड़ेगा, सिचुएशन, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जब जिम्मेदारी आए तो रिएक्शन बढ़िया दो, तो वही आपका डेस्टिनी बनेगा। जिम्मेदारी आए तो भागो मत, IAS बनना है, सिचुएशन मिला, आपने मेहनत बढ़ा दिया, रिएक्ट किया, आपका नसीब वैसा ही हो गया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग भागते हैं, इसीलिए आपका वैसा ही काम हो जाता है। आपको स्टेटमेंट के लिए बस इसीलिए मेरे डायरी पे मैंने बोला जो शॉर्ट फॉर्म से कुछ कुछ चीजें लिख लीजिए, तो उसी को लिख कर रख लीजिए, S + R = D, इसी को दोहराते रहिए। जब जब आए जिम्मेदारी, मौका समझिए, जब जब आए IAS के लिए हम होमवर्क दिया, इतना पढ़ना है, सिचुएशन मिला, आप उस पर रिएक्ट कैसे किए। आप एक सोच के छोड़ दिए कि छोड़ो ना, सर जी थोड़ी ना कुछ बोलेंगे, ज्यादा ज्यादा बोल देंगे, हम सुन लेंगे, ये भी एक रिएक्शन हुआ। दूसरे ने सोचा नहीं यार दिए कर ही लेते हैं, सुनने से अच्छा कर ही लेते। तीसरे ने सोचा नहीं यार करना ही करना है क्योंकि मेरे को IAS बनना है। एक सिचुएशन में अलग अलग लोगों ने अलग अलग रिएक्शन दिया, और इसलिए एक क्लास में मैं ही पढ़ा रहा हूँ सभी को, लेकिन सबका डेस्टिनी अलग अलग तय होगा। क्या सुन पा रहे हो?
क्योंकि आप एक सिचुएशन को रिएक्ट अलग अलग किए हो, बाकी हम पढ़ा वही रहे। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये क्लास एक टीचर पढ़ाते हुए भी 100 बच्चों में से अगर एक बच्चा आईएएस बन जाता है, एक बच्चा कुछ और बन जाता है, एक बच्चा कुछ और, कुछ लोग पान का दुकान भी खोल लेते हैं, तो आपके रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि कौन कैसा सोच रहा है। ठीक है, अब जैसे आप अभी के लिए मैं समझा दूं, गौरव अग्रवाल का नाम जानते हो कि नहीं जानते हो, आप पता, रैंक 1 थे वो 2013 या 14 बैच के थे सर, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो सर वही मैं बता दूं आपको इसलिए कि जैसे बोला गया था कि धोनी अगर आईएएस होता तो क्या होता, अगर धोनी आईएएस होता तो क्या होता, समझिएगा ध्यान से। आप गवर्नमेंट ऑफिसर में जाते हो काम करने, तो सर आप प्राइवेट और गवर्नमेंट में डिफरेंस समझो, क्या सुन पा रहे हो आप? प्राइवेट जानते हो, अगर आप किसी को बोलोगे ना ये काम कर दे, वो करेगा। गवर्नमेंट का इतना लोचा है कि एक तो तुम्हारे पास पूरा काम नहीं है, मतलब पूरे लोग हैं नहीं। देखो आपके गांव में कितने लोग होंगे जो चौकीदार होंगे, बहुत लिमिटेड लोग होंगे, और उस चौकीदार का भी अलग वैल्यू होता है। दूसरी बात, तहसीलदार भी होते हैं, दरोगा जी भी होते हैं, डीएम ऊपर से आदेश देके चला जाता है, ये भी सुन के चले जाते हैं। सर गवर्नमेंट जॉब में सबसे डिफिकल्ट काम ये है कि आपको काम बोलकर कैसे करवाना है। और इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है, जिसके खिलाफ आप एक्शन लेंगे उसका फाइनल डिसीजन कोई और लेगा कि उसका करना क्या है। आपने दरोगा जी को बोला कि दरोगा जी ये काम कर दीजिएगा, दरोगा जी ने काम नहीं किया, तो दरोगा जी के खिलाफ आपने अगर एक्शन लिया तो वो एक्शन का फाइनल रिपोर्ट कोई और डिपार्टमेंट लेगा, आपके हाथ में नहीं है वो। अब जब तक उसका उधर हाथ में है तब तक आप इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे और आराम से बैठा हुआ है। और ऊपर से सिस्टम के आपके ऊपर प्रेशर आएगा, कैसे डीएम है, कैसे डीआईजी है, उनके रहते हुए जेल में चोरी हो गया, उनके रहते हुए जेल में से सीसीटीवी फुटेज आ रहा है, उनके रहते हुए हो रहा है। तो आईएएस आप जो सोचते हैं ना कि आराम से हम जाएंगे और बोलेंगे और लोग कर देगा, नहीं होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि हर सिचुएशन का रिएक्शन के लिए माइंड स्ट्रांग रखो। आपके मुंह पे आपका असिस्टेंट बोल देगा कि हम नहीं कर पाएंगे सर, और आप उसको थप्पड़ मार भी नहीं सकते। आप समझ पा रहे हो? तो दिस इज नॉट सो इजी। तो मेंटली ना स्ट्रांग रहो, क्या रिएक्शन के लिए, और रिएक्शन ऐसा देना है कि काम करवाना है आपको। प्राइवेट जॉब में क्या होता है, आप अगर सीनियर पोस्ट को एक को बोला काम कर, करेंगे आप, तो रात रात भर जग के आपको काम करके देगा। आप समझ पा रहे हो? क्योंकि उसको पता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इसीलिए लेट होता है। तो सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जब जिम्मेदारी ज्यादा है तो रिएक्शन ना अच्छा दो, वही डेस्टिनी डिसाइड करेगा। अगर आप भाग रहे हो पढ़ाई वढ़ाई से या जिम्मेदारी से, तो फिर आप प्लीज समझो। तो सर ये उनकी बात बोल रहा हूँ जो आदमी 10,000 किताब पढ़कर किया है। तो S + R = क्या, डी ध्यान में रखिएगा, ये बहुत काम करेगा। सुन पा रहे? सिचुएशन प्लस रिएक्शन इज इक्वल टू डेस्टिनी, और ये सब बात आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए प्लीज ध्यान में रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट। अब हम इवन क्लॉज पे आते हैं। तो वो जो आ रहे हैं वो तो वहीं गए, बहुत सिंपल चीज है। एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो बता देगा। मैंने उस दिन आंख वाले के एग्जाम्पल बताया था कि आंख का कितना रोल होता है आपके लाइफ में, जो आप देखते हो वही करते हो। मैंने ताली वाला भी बोला था एग्जाम्पल आपको, मैंने बोला था जैसा बोलूंगा वैसे ही कर लेंगे, जो आपने देखा वही किया। तो सब बढ़िया चीज देखा करिए, बेकार चीज देखा करिएगा, वैसा ही बनिएगा। अब भोजपुरी फिल्म देख रहे नहीं रहुआ चलो पाकिस्तान, अभी वो देखे तो पोस्टर नहीं रहुआ था लीडर अभी कुछ दिन पहले ही सही, पता नहीं मैंने कहाँ देखा है, साटे में तो देखा है। अब मेरे को नजर उस पर पड़ रहा था, मैं क्या करूँ। तो नहीं रहुआ था लीडर, उसमें आया एक मूवी। तो सर ये सब मूवी आप देख रहे हैं, ठीक है देखिए, लेकिन कहने का मतलब है कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो देखना ठीक नहीं है। इसीलिए जितना मूवी मैंने बार बार आपके सहूलियत के लिए तो मैंने इतना सारा मूवी का नाम भी दे दिया है कि जिस दिन मूवी देखने का मन करे आराम से उसमें से सर्च करो, आज ये देखते हैं, देख लो। क्या सुन पा रहे हो? चलिए तो पहला उसमें आइए 254 पे कड़ाकट। तो पहला पॉइंट, इंडिया कितना पीएम में निकाल सकता है, कितनी दूरी तक, 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर डीप डेप्थ नहीं चाहिए। The way these minerals will be used is well known. Cobalt is in medicine and nickel in batteries. अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलेंगी, उसका अलग अलग इस्तेमाल किया जा सकता है। एक वहाँ फुल फॉर्म होगा NIOT, इसको हेडिंग डाला जाए थोड़ा जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई। ये क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में कि इंडिया ने पीएमएन निकालने के लिए कौन सा बोर्ड बनाया है और वो बोर्ड कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई, याद रखिएगा, NIOT चेन्नई। तो इनका काम क्या चल रहा है, ये काम क्या कर रहे हैं NIOT वाले, ये काम ये कर रहे हैं कि पीएमएन को, क्या आप सभी लोग सुन रहे हो,
पीएमएन को नीचे से निकालने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई जाए, ये पूरा का पूरा जिम्मेदारी आ गया है एनआईओटी पे, और यही लोग रेस्पॉन्सिबल हैं। अभी हाल फिलहाल के कुछ दिन पहले का न्यूज था कि इन्होंने बहुत सारे ऑलरेडी इतने सारे इक्विपमेंट्स बना लिए हैं जो इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल, मतलब पीएमएन को कराया जा सकता है। लेकिन ये रिपोर्ट बार बार अपडेट होते रहते हैं, तो आपको फिर भी दिमाग में रखना है। एक बार बता दिए, एनआईओटी का काम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी का काम है। तो बस वो एक काम करे कि पीएमएन निकालने के अलग अलग टेक्निक्स इक्विपमेंट्स बनाए और इंडिया को देते जाए। बात खत्म। हेडक्वार्टर कहाँ, दिल्ली। अधिकतर किसी का दिमाग जाता है दिल्ली साइड में, थोड़ा ध्यान रखिएगा। दो ही चीज दिमाग जाता है जब हेड ओवर पूछा, दिल्ली नहीं तो मुंबई होगा। उसके बाद कुछ दिमाग हट जाता है तो कहाँ जाता है जानते हैं, बिहार। तो कौन नहीं सोचता है, ये बात दिमाग रखना। किसी चीज का हेडक्वार्टर आप जल्दी बिहार नहीं सोचते। हाँ, दारू के बाद कुछ सोच सकते हैं, जैसे याद होता है दारू, हाँ ताड़ी, ये सब इधर बिहार में मिलेगा। मतलब दिमाग में सोचो, जाता तक नहीं है कि हेडक्वार्टर बिहार में हो सकता है। इससे बड़ा नसीब खराब क्या होगा। खैर नीचे आइए, नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको एक डायग्राम समझना है, जिस डायग्राम को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे इस डायग्राम को बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और यहाँ से डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। प्री में तो ये प्री का जो क्वेश्चन है 2021 का क्वेश्चन था, जो भी मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला आपको उसमें देखो तो इंटरनल वाटर दिख रहा है क्या? 254 पे पहला पॉइंट एक दिख रहा होगा, दिख रहा है। दूसरा पॉइंट क्या दिख रहा है? बेसलाइन, टेरिटोरियल वाटर जो बोल रहा हूं, टेरिटोरियल वाटर। तीसरा कॉन्टिग्यूअस जोन, चौथा डबल इजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मिल रहा है? ये 4 पॉइंट्स आपको मिल रहे होंगे, हर सभी को मिल रहा है? पहले हाँ है ना बोलो। ठीक है, तो एक आइए 255 पे एक डायग्राम होगा, 255 पेज नंबर पे एक डायग्राम होगा। दिख रहा है क्या? सभी लोग यही हैं? अब तो लाइन भी आ गया है, सभी लोग हैं यहीं पे? एक बार 254 पे आओ, नीचे एक छोटा सा डायग्राम होगा जहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह लिखा होगा। दिख रहा है? एक बार थोड़ा नजर दौड़ाइए तो कुछ समझ आ रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है? बाकी के लिए आप जिंदा है। आज फिजिकल ज्योग्राफी का ET3 है, उसके बाद आप लोग का ET3 शुरू करूंगा मैं। फिजिकल ज्योग्राफी का सारा नोट्स चाहिए मुझे, हैंड रिटेन। कुछ बुझा रहा है, कुछ नहीं बुझा रहा है। अब देखो एक बार बता दे तो उसके बाद सब बुझाएगा। सुन पा रहे हो? कुछ लोग मुझाएगा भी बोलते हैं, पता है? बुझाएगा तो मुझाएगा भी बोलते हैं। चलिए, आप लोग आदमी है कि आमदी है? अलग अलग लेवल का होता है। देखिए ये समझिए ध्यान से। ये इंडिया है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा रिलैक्स रहना, ये जरूरी है। ये बहुत हल्का है ये, लेकिन बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। इधर देखिए, इंडिया है, मान लीजिए एक बेसलाइन डिसाइड किया गया। देखो जब आपको मैं पूछता हूं कि x में 4 किलोमीटर जाओ या 4 मीटर जाओ, अगर मैंने बोला आपको, तो हम और आप क्या करते हैं? एक बेसलाइन डिसाइड करते हैं, ओरिजिन पॉइंट, यस और नो, और उस ओरिजिन से 1 2 3 4 पे पहुंच जाते हैं, यस और नो। तो किसी भी चीज का पोजीशन डिफाइन करने के लिए जब तक हमारे पास एक बेसलाइन नहीं होगा तब तक हम किसी का डिफाइन नहीं कर सकते। क्या समझ पा रहे हैं? अगर मैं बोलूं कि आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपका बेसलाइन मैंने आपको थ्रू रिलेशन रख के बताया। क्या सुन पा रहे हैं? तो उसी तरीके से ये है जो मैंने बताया, ये है बेसलाइन, मान लीजिए। सुन पा रहे हैं? अब इस बेसलाइन से मैंने यहाँ बोला ये जो कंट्री के आसपास डिसाइड किया जाता है, बेसलाइन डिसाइड करने में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। कहने का मतलब क्या? इधर देखो, खेत में कड़ी वाला होता है। खेत में जब खेत में नापी उपी जब होता है उसमें कड़ी बोलता है ना, 1 कड़ी इधर 4 कड़ी उधर, सुने आप लोग? तो उसमें अलग अलग लेवल होता है। देखिए क्या होता है, आप कुछ लोग क्या है 1 कड़ी यहाँ से नापना चाहिए, उठा के है मैं नाप देगा, उसमें भी उल्टा सीधा होता है बहुत सारा, उसमें भी लाठी भी चलता है, बैंडेज खूब होता है। वो गाँव का फेमस चीज है, जमीन विवाद।
इस बेसलाइन से इधर देखो 12 किलोमीटर गए, लेकिन मैंने वहां पे देखो 12 NM लिखा होगा और मैंने नॉटिकल माइल आपको पढ़ाया था। तो NM क्या है? नॉटिकल माइल। 1 नॉटिकल माइल से तो कितना था? 1.8 किलोमीटर था। और जब मैं आपको एक और बोला था फैटोम 1.8 मीटर था। समझ में आ रहा है? तो सर इसीलिए जो 12 km नहीं है 12 NM है, इसका मीनिंग नॉटिकल माइल से, और 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.8 है। उस हिसाब से आपको आइडिया लगा लेना। सुन पा रहे ध्यान से? लेकिन आपको अपना उत्तर नॉटिकल माइल में ही याद रखना है। तो सर पहला बात, बेस लाइन से 12 नैनोमीटर तक, सॉरी 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या पॉइंट लिखा है उस डायग्राम में? देख के बताइए। 255 में या 254, दोनों डायग्राम के इस्तेमाल करके बताइए। अच्छा, इंटरनल वाटर पढ़ो तो। इंटरनल वाटर कुछ समझ आएगा तो बताना। जितना ठेठ भाषा में आपको मैं पूरा फिजिकल ज्योग्राफी समझा दिया हूं ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैसेज तो निकल करके परेशान रहते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ के नोट्स तैयार करके जो पढ़ने के लिए बोला वो पढ़ लें। आज एक किताब का नाम बताऊंगा आप लोग को, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आज खत्म, उसके बाद आप जाकर इनको मन होगा वो ले लीजिएगा, मन नहीं हो मत लीजिएगा, ये कंपल्सरी नहीं है। कंपल्सरी क्या है? एनसीईआरटी जो बोला हूँ पढ़ने के लिए वो वाला और मेरा नोट्स, अगर ये पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा आपको फिजिकल ज्योग्राफी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी जरूरत नहीं। और बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा उतावलेपन मत होइएगा, सब्जेक्ट्स और भी पढ़ने हैं। समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा ये नहीं है कि एक ही पढ़ना है। तो इसीलिए जो किताब बोल रहा हूँ खरीद के रख लीजिएगा, काम आएगा। जो रीडिंग हैबिट जिसका तेज है वो पढ़ लीजिएगा। फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हुआ है, दानादार निपटा दीजिएगा, समझ में भी आएगा आपको। और आपका एक उदाहरण के लिए, जिनको मैं आयर पढ़ाया हूँ उनके लिए भेजूंगा, जिनको नहीं पढ़ाया हूँ उनको भी भेजूंगा, लेकिन जहाँ तक पढ़ाया हूँ आज भेजूंगा। और 149 पेज आप 2 घंटे में खत्म कर दोगे, गारंटी। आप करोगे, आप, मैं नहीं। तो सही, इधर देखो, इधर इधर, हाँ मैं एक भेजूंगा आपको, PDF होगा वो, विजन IAS वाला। ध्यान से इधर देखिए, क्या अलर्ट हो? पढ़ाई के नाम पे क्या इधर फुसफुसाने लगे सर? जैसे आता है 150 पेज पढ़ना है तो उधर से आता है, इधर से ऐसे बगल में देखेगा, वो भी बगल में देखेगा। गजब हाल है। इधर देखिए, ये मैंने बोला था क्या? बेस लाइन। अरे सुन रहे हो? बेस लाइन के अंदर जो भी चीज है ये सब के सब इंटरनल वाटर है। इस सबको क्या बोलेंगे? इस पानी का इस्तेमाल वो कंट्री इंडिया है वो कैसे डिसाइड करता है ये जाने, जो भी करना है करे। यहाँ पे जाकर ले जाके भैंसी का नाम आए, चाहे खुद नहाए, कुछ करे जो करे, ये इंटरनल वाटर के अंदर होगा। सुन पा रहे हैं? लेकिन बेस लाइन से 12 NM तक, नॉटिकल माइल्स तक जाएगा तो उसको बोलेंगे टेरिटोरियल जोन। वहां देखो, मैंने अब डायग्राम में आपको क्लियर दिखेगा। 255 वाले में देखो ध्यान से, बेस लाइन से कितना? 12 की 14, 12 नॉटिकल माइल जाओगे तो आपको उसको बोलेंगे क्या? टेरिटोरियल सी बोलेंगे, चाहे टेरिटोरियल जोन बोलेंगे। क्या सुन पा रहे हो? टेरिटोरियल वाटर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ, 12 के बाद एक और मिलेगा 24 तक, मिल रहा है 24 तक। उसी डायग्राम में देखो ना, 24 NM लिखा होगा। 200 नहीं मिल रहा है? मिल रहा होगा। जो जिसका जोन है कॉन्टिग्यूअस जोन, दिख रहा है? तो इधर देखो, यही कंफ्यूज होते हैं लोग, क्वेश्चन पूछता है तब। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स गए तो इसको बोलेंगे कौन सा जोन? टेरिटोरियल। क्लियर है? बेस लाइन किनारे के ऊपर। बेस लाइन हमने क्या बोला अभी सुने नहीं? बेस लाइन हम डिसाइड करते हैं, और बेसलाइन डिसाइड करने के लिए कंट्री छूट देती है कि आप, ये इंडिया है, मान लो इंडिया का ये पूरा बाउंड्री यहाँ तक हुआ, तो इसके अंदर ओशन, इसके अंदर थोड़ी ना, ओशन तो बाहर है। क्या समझ पा रहे हो? तो सर आप जहां से क्लोजेस्ट हैं उसका एक डिफाइन कर दिया गया बेसलाइन, और बेसलाइन का क्राइटेरिया कुछ नहीं है। बेसलाइन का क्राइटेरिया एक लेवल पे बस इतना है, जिससे कि कंट्री के आसपास मैक्सिमम वाटर इसके अंदर कैप्चर हो जाए। याद रखिएगा। और इवन क्लॉज के थ्रू, लेकिन इवन क्लॉज के थ्रू सारी चीज होगी, बट इवन इधर देखो, आपका घर
आपका आंगन, और कोई और आके डिसाइड करे कि इस आंगन से वहां नहीं जा सकते, उस आंगन से यहाँ नहीं जा सकता, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अरे बुरा लगेगा ना। तो इवन क्लॉज क्या बोला कंट्री को कि बॉस बेसलाइन आप डिसाइड करो, और बेसलाइन के बाद से जो डिस्टेंस होगा वो हमारे अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या सुन पा रहे हो? अरे उतना छूट नहीं देगा तो फिर तो ये वो वाली बात हो गई कि हम गुलामी है, सारा कंट्री गुलाम है किसका? इवन का। क्या कुछ दिमाग में जा रहा है? तो सर आप बेसलाइन पे दिमाग मत लगाना, आप बस इतना दिमाग लगाना कि एक बेसलाइन है जो एक कंट्री को उतनी आजादी मिली है कि वो डिसाइड कर ले। आपने डिसाइड कर लिया कि ये डनेर यहाँ है, अब जो भी चीज होगा इस डनेर से ही आगे पीछे होगा। सुन पा रहे हो? और ये डनेर आप इसलिए चुने क्योंकि आपको आजादी थी, तो आपने लीगली रूप से चुना है। अब ऐसा तो कोई नहीं ना है कि बोलेगा कि सर हमारा बेस लाइन नहीं है ओशन का, कोई अगर कोई कंट्री बोले हमारा बेस नहीं है, ये तो बिल्कुल क्या है, इलीगल है और बिल्कुल एकदम बकवास बात। वो तो फिर आगे का जितना भी कंट्री उसका विरोध करेगा नहीं करेगा? करेगा। अरे है ना, तो बोलो अब चाइना है, चाइना करेगा, नॉर्थ कोरिया, हमारा बेस लाइन नहीं है तो शुरू हुआ। आप समझ रहे हैं? ये आरामी तो कर ही कर सकता है। तो मतलब लॉजिकली क्या बोल रहे हैं कि सर बेसलाइन का भी एक क्राइटेरिया जरूर होता है, लेकिन वो छूट दिया जाता है और हर कंट्री इस बात को डिसाइड करती है। कोई कंट्री क्यों पंगा लेगा? सिंपल चाहता है भाई, ठीक है, हर कोई कंट्री चाहता है शांति बने। चाइना पाकिस्तान टाइप एक दो कंट्री ऐसा रहता है जो हरामखोर, उसको कुछ मतलब नहीं, खाली इंडिया को इधर से कर देगा और उसके बाद फिर कहीं सुनेगा। तो कहेंगे क्या है, बेसलाइन का क्राइटेरिया क्या, हर कंट्री को आजादी मिली है या फिर इवन क्लॉज डिसाइड करेगा? आजादी मिली है और आजादी का एक क्राइटेरिया दिए गए जो हर कंट्री आराम से फॉलो कर लेता है। सारा मसला, यहाँ तक कोई मसला नहीं है, आज तक बेसलाइन पे कोई लड़ाई नहीं हुआ। लड़ाई सारा मसला इसके आगे का, सारा लड़ाई टेरिटोरियल और कॉन्टिग्यूअस जोन का है। बेसलाइन के तहत किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब कंट्री खुश है। तो सर इधर देखिए, बेसलाइन से 12 अगर हम समझने के लिए बोले 0 से 12 तो क्या हो गया? हाँ अरे तो अभी हम नाम कहाँ बताएं आपको? अभी तो हम आपको सिर्फ बताएं एक्सटर्नल वाटर किसको बोलेंगे नहीं बोलेंगे, अभी पूरा जोन तो बताने दो। इधर देखो, मैंने बोला इंटरनल वाटर है, तो इंटरनल वाटर बेसलाइन के तहत वाला दिमाग में रख लो। उसके बाहर जो भी है उस पानी को एक्सटर्नल बोलो, आउटसाइड बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने एक डिफाइन कर दिया एरिया कि 12 नॉटिकल माइल्स तक, तो क्या बोलेंगे? टेरिटोरियल। क्या सुन पा रहे हो? फिर 12 + 12 कॉन्टिग्यूअस। और अब आप मुझे ई जेड का डिस्टेंस बता दो, सही सही जो बता देगा उसको इनाम मिलेगा। कहां से कहां तक? 200 कहां से? कॉन्टिग्यूअस से है कि बेसलाइन से है? जरा डायग्राम ठीक से देख, टेरिटोरियल सी से है, यहीं पे सब गड़बड़ करते हैं। बेसलाइन से। अच्छा सुनो, इधर सुनो, ये मैं बहुत इजी क्वेश्चन दिया हूँ और आपके पास आंसर वहां पे देखो, इंटरनल वाटर लिखा हुआ है, टेरिटोरियल वाटर भी लिखा हुआ है, कॉन्टिग्यूअस जोन भी है, ईजेड भी है। चारों पढ़कर और डायग्राम से कनेक्ट कर कर मुझे आप समझाओगे कि बेसलाइन से है कि कहां से। जल्दी से पढ़ो, तेजी में पढ़ो। ये पैसेज का क्वेश्चन भी अगर देख कर नहीं बनाओगे तो फिर क्या ही करोगे? ध्यान से पढ़ना, मैं बता रहा हूँ। अगर ये स्किप किए तो मेंस में 20 नंबर का क्वेश्चन गया आपका। एक क्वेश्चन 20 नंबर मेंस में पूरा ई जेड डिफाइन करने के लिए आता है। पूरा माइंड अलर्ट रखना, प्लीज अलर्ट रखना एकदम। पढ़िए, डन। सर टेरिटोरियल सीज के बाद से आउटर लेयर से 200 नॉटिकल माइल्स तक की लाइन है। तो बेसलाइन से 12 क्या हो गया? कौन सा जोन? टेरिटोरियल। फिर 12 + 12 कॉन्टिग्यूअस।
और जो EZ है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो जो स्टार्ट है वो टेरिटोरियल वाले लाइन से स्टार्ट है, ना कि बेस लाइन से, ना ही कॉन्टिग्यूअस से। उस पूरे जोन का एक अलग नाम दे दिया गया और उस नाम है EZ, जिसके अंदर कोई भी फ्लाइट अगर जाता है या कोई भी जहाज उधर से ट्रेड के लिए जाता है तो उस कंट्री को अलाउ करना पड़ेगा उधर से जाने के लिए। इसीलिए ध्यान से समझना जो बता रहा हूं। तो डिफरेंस पूछता है कि कॉन्टिग्यूअस के बीच में और टेरिटोरियल के बीच में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन पूछता है। मैं एक बार डायग्राम पुनः बनाता हूं, आप मुझे बताना सही बनाया हो गलत बनाया हो। ये मान के चलिए मैं बेसलाइन मान लेता हूं, ठीक है? क्या सुन पा रहे हैं? अब मान के चलिए अगर मैं बेसलाइन इसको मान पा रहा हूं तो थोड़ा सा इमेजिन करते जाना। अगर ये बेसलाइन है तो बेसलाइन से कितना दूर हम गए हैं पहले बताना जरा। 12 किलोमीटर नहीं बोलिएगा, नॉटिकल माइल्स। तो अगर हम 12 नॉटिकल माइल्स गए हैं तो 12 नॉटिकल माइल्स में ये जो जोन हुआ, ये कौन सा जोन है? टेरिटोरियल। हाँ या ना? रिपीट करते जाओ। अब 12 प्लस फिर हम गए 12, कितना हुआ ये? 24। तो ये 24, तो 12 हम यहां से गए, यानी कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि सर बेसलाइन से 24 अगर हम जाते हैं तो कुछ दोनों आ जाएगा, टेरिटोरियल प्लस कॉन्टिग्यूअस। अरे हाँ या ना? ठीक। तो सर ये कॉन्टिग्यूअस जोन हो गया। और अब क्या बोला जा रहा है, ये जो टेरिटोरियल वाला लाइन है, इस टेरिटोरियल का लाइन से लेकर 200 तक ये कौन सा है? EZ। क्या समझ पा रहे हैं? यानी कि टेरिटोरियल से शुरू होकर यहां तक EZ है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, ध्यान से समझना, कि 12 से लेकर 200 तक EZ है? सोच के बताना। अरे टेरिटोरियल खत्म कहाँ हो रहा है? टेरिटोरियल खत्म हो रहा है 12 पे, और EZ इसी लाइन से शुरू होकर कहां तक जा रहा है? 200। यानी कि EZ कैन बी कॉल्ड एज 12 नॉटिकल माइल्स से लेकर कितना तक? 200, मतलब 200 नॉटिकल माइल्स। क्या सुन पा रहे हैं? और याद रखिए EZ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ छेड़छाड़ कोई करेगा ही नहीं, यहाँ कंट्री की मर्जी चलेगी। टेरिटोरियल में भी इंटरनल वाटर से लेकर टेरिटोरियल वाटर तक कंट्री की मर्जी पूरी चलेगी। ये चाहे तो इस एरिया से फ्लाइट जाने देगा या नहीं भी जाने देगा। और याद करो आईआर में जब मैंने पढ़ाया था तो बोला था कि पाकिस्तान से जब लड़ाई हो रही थी तो उस समय फ्लाइट पाकिस्तान ने श्रीलंका के थ्रू होकर फिर इंडिया पे अटैक किया था, और श्रीलंका ने मदद करी थी पाकिस्तान की। क्या सुन पा रहे हो? और वो इसलिए हुआ था ये, क्यों? क्योंकि सर ये रोल है कि उस एरिया के तहत उधर से फ्लाइट नहीं जा सकता, जहाज तो बहुत दूर की बात है। क्या सुन पा रहे हो आप? और अगर जैसे वो जाएगा उसमें बिल्कुल प्रोटोकॉल पूरा क्लियर है कि अगर आपके टेरिटोरियल या इंटरनल वाटर के थ्रू कोई भी जाए अटैक कर दो, उसमें कोई छेड़खानी नहीं है। क्योंकि बोला गया है कि इंटरनल वाटर और टेरिटोरियल जोन में किसी का हस्तक्षेप मतलब किसी देश के सोवरेनिटी पे खतरा, और किसी देश के सोवरेनिटी पे खतरा है, देश उसको अटैक बिल्कुल करेगा, डिफेंड। वो पूछेगा भी नहीं। वो इवन क्लॉज या पूरे कंट्री का जितना भी कन्वेंशन है वो ऑलरेडी अलाउड किया गया। क्या सुन पा रहे हैं? और सर देखिए अब EZ में क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, सारा मामला ये है। प्लीज आइए 255 पे, लास्ट है आज 255। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से ऊपर जाइए, एक मिलेगा डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिग्यूअस एंड टेरिटोरियल, मिल रहा है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा। हाय ना तो बोलो। क्या लिखा है जरा बोलना। एयर स्पेस राइट्स दिख पा रहा है? तो कॉन्टिग्यूअस जोन में थोड़ा सा आपको अलाउ किया गया है कि फ्लाइट लेके जा सकते हैं, लेकिन टेरिटोरियल जोन में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वहां से ना तो कोई फ्लाइट जाएगा, ना ही कुछ शिप्स जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ कंट्री पे डिपेंड करता है कि कंट्री उसको इस्तेमाल कैसे करेगा। चाहे तो अलाउ कर देगा, नहीं तो उसकी मर्जी, लेकिन कोई जबरदस्ती उस पर आ नहीं सकता। लास्ट में ये पेज नंबर 256 256, वहां जरा देखिए तो पढ़िए। साउथ चाइना के बारे में कुछ लिखा होगा। चाइना का आपको अच्छापन और हरामीपंती दोनों दिखेगा कि चाइना कितना ज्यादा डिस्प्यूट और हस्तक्षेप करता है, तो आपको समझना जरूरी है। क्विक करिएगा, विद इन 1 मिनट। क्या क्या स्पेलिंग कोई बात नहीं, मतलब मेन कॉन्सेप्ट को समझिए, कुछ कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही रहा होगा। क्या है?
हो गया, पढ़ लिए। वही बात है साउथ चाइना सी वाला, और साउथ चाइना सी में चाइना जानबूझकर हरामखोर करता रहता है। अब वो चाइना करने का कारण है क्योंकि वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है। देखो चाइना की एक ही पॉलिसी है, वो चाइना का आपको मैंने जितना आईआर जो पढ़ाया था उसमें आप देखोगे चाइना डोमिनेंट हमेशा करता है, तो उसका वही नियत ही है। रसिया से प्रभावित हुआ, लेकिन रसिया से ज्यादा खतरनाक चाइना निकल गया। आप समझ पा रहे हैं? देखो इंटरेस्टिंग बात देखो, इंडिया का रसिया तो खूब बनता है, जबरदस्त बनता है बहुत पहले से। अच्छा ये ऐसी बात है कि गांव गांव तक लोगों को पता चला है कि रसिया हमारा दोस्त हुआ, पता नहीं कैसे, बट सबको पता है ये बात। आप समझ पा रहे हैं? लेकिन ये भी पता है कि चाइना हरामखोर है। और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बता रहा हूँ कि चाइना प्रभावित किससे है? रसिया से। हमारा रसिया से बनता है, चाइना से नहीं बनता। आप देख रहे हो, ये भी एक गजब किस्म का ट्रेजेडी है। और अब उसके बाद चाइना आप देखो क्या कहता है क्या नहीं कहता है, लेकिन अभी 2 दिन पहले बड़ा भयंकर स्टेटमेंट फेंक दिया है। वो ना मतलब पता नहीं उसको दिमाग उसका खराब होते रहता है, जब जब वो कुछ बोलेगा इंडिया को बोले। सर इतना बड़ा तुलना कर दिया था एक कार्टून बनाकर कि इंडिया जो है वो अमेरिका का चापलूस है, तो उसको एक डॉग बनाकर उस तरह से दिखा दिया था, पालतू कुत्ते की तरह। और भयंकर कार्टून था वो, मतलब उस पर ना विवाद हो जाएगा पूरा, आप समझ पा रहे? और अमेरिका को कुछ और दिखा गया, यूके वाले को कुछ और दिखा दिया गया, और खुद को दिखा रहा है शेर। वो अलग लेवल का गेम खेलता रहता है। आप सोचो किसको भी इरिटेशन होगा। लेकिन हमारा वही बोले कि एक्सटर्नल पॉलिसी हमेशा जबरदस्त रहा है, फॉरेन पॉलिसी। अब इसलिए फॉरेन पॉलिसी है तभी अपन लोग बचे हुए ना, था समझ पा रहे? जैसे अगर गांव के लोग वाला मिल जाए, नहीं बोलते हैं कि टीन की तरह भीग जाता है जो, आपने समझते? एक छोटा सा बात बोला वो लाठी निकाल लिया। इसीलिए चाइना जानबूझकर उकसाता है, क्योंकि चाइना को पता है जितना उकसाऊंगा, जितना सिचुएशन वार के लिए होगा, उतना ही ज्यादा ट्रेड हमारा बिकेगा, उसको पता है अच्छे से। इसीलिए इंडिया भी इस बात को समझ गया, वो उकसाता है, इंडिया भी कहीं और उकसाएगा। इसलिए मोदी जी फोन करेंगे, सिंपल सा बोल देंगे एक बार, अगर हमारे यहाँ कुछ हुआ तो तुम्हारा भी सामान लेना अपना, फोन रख के काट देंगे। अब दोनों में अपना अपना चलता रहता है। अभी जाकर इंडिया का सबसे ज्यादा ट्रेड चाइना के साथ शुरू हो गया। लॉकडाउन में सब लोग चिल्ला रहा था चाइना बंद करो, चाइना बैन, चाइना बैन। जैसे 3 महीने बाद पता क्या चल रहा है, सबसे ज्यादा व्यापार चाइना के साथ हो। आप समझ पा रहे हैं? तो कहने का लॉजिक है कि कुछ राजनीति है, बाकी कुछ सच्चाई है। बहरा इधर आइए, लास्ट बार पूछ रहा हूँ, मुझे बता दीजिएगा 0 से लेकर 12 तक अगर हम बात करें बेसलाइन से, कौन सा? टेरिटोरियल। इंटरनल वाटर कहाँ से कहाँ तक? 0 से 12 इंटरनल वाटर 0 से बेसलाइन। अरे 0 से बेसलाइन कहने का मतलब यहाँ बोल रहा हूँ कि आपकी कंट्री जहाँ पे बाउंड्री है लैंड वाला, लैंडमास से जो बेसलाइन उसके बीच का जो वाटर है वो कौन सा वाटर है? इंटरनल वाटर। यहाँ जैसे मैंने बोला कि ये रहा आपका इंडिया, तो इंडिया से ये लाइन खींचा, इसके अंदर का पानी सारा क्या हो गया? इंटरनल वाटर। उसके बाद अब बेसलाइन से 12 गया, कौन सा? टेरिटोरियल। 12 से 24 कॉन्टिग्यूअस, और 12 से 200 एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या दिमाग में रहेगा? अब उसके बाद का पार्ट आते हैं लास्ट में, मेरीन डिपोजिटर। ये हेडिंग डालना तेजी में, लास्ट जल्दी से, मरीन डिपोजिटर लास्ट हेडिंग डालो थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे। टेरेजेनियस डिपॉजिट, फर्स्ट टेरेजेनियस डिपॉजिट डालना, और दूसरा एलाजिक डिपॉजिट। टेरेजेनियस डिपॉजिट एंड एलाजिक, पी इसमें साइलेंट आता है, बट अगर कोई बोल भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एलाजिक डिपॉजिट जनरली होता है। इन दोनों को जान लो, समझ लो, उसके बाद कहानी खत्म करेंगे। टेरेजेनियस डिपॉजिट जरा पढ़िएगा, 1 मिनट क्विक रीड करिएगा, दनादन एकदम। कितना नॉटिकल मैच का रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं? क्या क्या क्या? कोई रिसोर्सेज अभी बता रहा हूँ, इसको एक बार पहले पढ़ लीजिए, दोनों को बता देता हूँ, मैं बताऊंगा क्योंकि लास्ट में वही बचा है बस। टेरेजेनियस डिपॉजिट और दूसरा एलाजिक डिपॉजिट, दोनों को एक बार रीड करिए। सही है गलत है?
गया, पढ़ लिए सभी लोग? 257 पे आइए, 257 पे आइए, तेजी में थोड़ा। कितना परसेंट है? 75% या कितना है सर? इलास्टिक डिपॉजिट में मैंने बोला इट कवर्स नियरली 75% ऑफ द टोटल सी फ्लोर एंड द इलास्टिक डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक जानते हैं क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हैं? 12th में तो पढ़े ही होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कार्बन वाला ज्यादा चलता था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं चलता है। सिंपल ठेठ भाषा में कोई मुझे समझा सकता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिफरेंस क्या है? कौन समझा सकता है? बताइए। जिसमें सब कार्बन और ऑर्गेनिक होता है, जिसमें कार्बन ऑर्गेनिक होता है, जिसमें कार्बन ही इनऑर्गेनिक, यही बोलना चाह रहे हैं ना? मतलब आपने बोला जिसमें कार्बन हो ऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन ही इनऑर्गेनिक, यही बोले ना? ऑर्गेनिक मतलब होता है नेचुरल। हाँ, ये पॉइंट ज्यादा बेहतर है। ऑर्गेनिक कह सकते हैं नेचुरली, और इनऑर्गेनिक क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियली बोलेंगे। पक्का? तो मैं आपसे अगर इसके बारे में पूछूं, ये मार्कर के बारे में क्या ख्याल है आपका? इनऑर्गेनिक है? किसको तो लगता है इनऑर्गेनिक? हाथ खड़े करो। अब बोल देते हो, जब हाथ खड़े करके बोलता हूँ तो हाथ नहीं खड़े कर, तो बोलेंगे इनऑर्गेनिक है। तो सब जो बोल रहे हैं उसको तो हाथ भी तो खड़े करो। देखो ये इनऑर्गेनिक है, कितने लोग सहमत है? फिर से बोले यस और नो। जो लोग सहमत है हाथ खड़े करें, पूरा हाथ खड़े करेगा। क्लियर है? तो बेसिकली अच्छा बोला इसने, दोनों में सही बोला, दोनों में से किसी का जवाब गलत है। लेकिन समझने के लिए बस याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक जनरली नेचुरली होगा, और जो इनऑर्गेनिक होगा उसमें कोई ना कोई मैनमेड मैन्युफैक्चर्ड केमिकल कुछ ना कुछ इस्तेमाल किए जाएंगे। और आजकल आप देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक क्रेज बढ़ा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे आजकल तो लगभग हर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैंने याद करो पढ़ाया था आपको कि श्रीलंका में क्राइसिस आने का कारण भी क्या था? ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर नेचुरली कितना आप करोगे, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और नेचुरली आप ग्रो करोगे सब चीज को। अगर टमाटर में आपने हाइब्रिड नहीं डाला, आप जाते हैं टमाटर खरीदने, जहां टमाटर दबाओ नहीं लेंगे, आपको टमाटर चाहिए टाइट वाला, आप समझ पा रहे हैं? आप गए देसी मैंगो, थोड़ा सा बुलबुल दे दिया, नहीं लेंगे, जबकि रियल देसी वही है। तो आपको भी चाहिए हाइब्रिड, और पॉपुलेशन इतना ज्यादा है। तो सर ऑर्गेनिक से आप अपने लिए उगा सकते हैं, कुछ परिवार के लिए उगा सकते हैं, लेकिन हर किसी के लिए ऑर्गेनिक के लिए उगाना उतना संभव नहीं। तो ऑर्गेनिक मतलब नेचुरली याद रखिएगा, इनऑर्गेनिक उसमें मैनमेड याद रखिएगा, चाहे केमिकल फर्टिलाइजर जो भी इस्तेमाल किया गया। क्लियर है यहाँ तक? अब लास्ट पॉइंट आइए, जल्दी से एक और पॉइंट बताना है, उसके बाद हम और आप दोनों फ्री। एक वर्ड मिलेगा ऊर्ज, डबल ओ जेड, ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद दोनों लिखिएगा ऊर्ज, डबल ओ जेड। जो उसमें लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए। ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक का मीनिंग क्लियर है? जिसको ध्यान में नहीं आया प्लीज साइड में लिख लेना, सर माना मत कि ऑर्गेनिक नहीं आते, इनऑर्गेनिक नहीं आता, सीख नहीं आए हैं आप। इधर ऑर्गेनिक लिख लीजिएगा और एक तरफ इनऑर्गेनिक लिख लीजिएगा। इसमें नेचुरल लिख लेना और इसमें लिख लेना क्या? मैनमेड या आर्टिफिशियल, जो भी है वो लिख लीजिएगा। हो गया? लिक्विड मिड है क्या? एक उसमें होगा ऑर्गेनिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ए काइंड ऑफ लिक्विड मड। लिक्विड मड, मड मड जानते हैं ना? कीचड़, पाक, लिक्विड मड। क्या क्या मड? उसमें अच्छा आप जो वहां पढ़े उसमें, हाँ तो क्या लिखा है पूरा पढ़ो ना। ऑर्गेनिक मटेरियल, पहले वो जो लिखा हुआ ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज, क्या लिखा हुआ? विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए काइंड ऑफ लिक्विड मड। मतलब एक ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है? इधर देखो, जो समुद्र के अंदर पाया गया वो कंप्लीट सॉलिड नहीं है, कीचड़ की तरह है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारा मिनरल्स है, कीचड़ की तरह हल्का है, तो कंप्लीट ना तो सॉलिड है, कंप्लीट ना तो लिक्विड है। उस फॉर्म को बोलते हैं ऊर्ज। मतलब उस तरीके का जो भी, जैसे आप पत्थर, आप सोचो ना खुद समुद्र या पोखरा के किनारे जाओ ना, कुछ ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको जो कीचड़ टाइप का ही होगा लेकिन थोड़ा हार्ड होगा, जिसको आप हाथ में उठाकर कैरी कर सकते हैं। उस टाइप की चीजों को मिलने के लिए बोलते हैं, एक टर्म दे दिया गया ऊर्ज, बाकी और कुछ नहीं। तो उसमें क्या बोला? लिक्विड से बना हुआ हो, दैट्स इट।
और लिक्विड से बना हुआ मड हो, पीछे की तरह हो, उसी को बोलते हैं। उसमें एक वर्ड आएगा रेड क्ले, इंपॉर्टेंट है, रेड क्ले। क्ले जानते हैं क्या होता है? सेम वही चीज, क्ले जो मतलब सेम कीचड़ ही मान लो, लेकिन थोड़ा सा उसके अलग डिफरेंट फॉर्म मान लो। जैसे वो कुम्हार जो होता है, जो बनाता है, जो पाउडर बनाता है, मिट्टी का जो बर्तन और सब कुछ, उसको क्ले वर्ड दे दिया गया है। तो कहने का भी नहीं क्या है, ये जो ऊज होता है उसमें रेड क्ले का ज्यादा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा रेडिश कलर होता है, तो ऊज में रेड क्ले याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा ब्राउनिश रेड, येलो रेड, रेड क्ले, ऐसा ऑप्शन देता है। तो सर ऊज में लिख लीजिएगा इट इज ऑफ रेड क्ले जनरली, रेड क्ले। उसमें एक लिखा होगा वोल्केनिक रीजन, देख पा रहे हैं? आपको ये पढ़ाया हुआ है कि वोल्केनो ओशन और ओशन रहेगा तो होगा कि नहीं होगा? ओशन ओशन कन्वर्जेंस है मान लो, तो वोल्केनो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, पिटाई होगा तब होगा, समझ रहे हैं? पिटाई होगा तो सारा भूकंप होगा। रीजन के लिए बोला था, अरे ओशन और ओशन कन्वर्जेंस जब भी होगा दोनों पास आएंगे, और मैंने बोला कि दोनों में से किसी एक का डेंसिटी ज्यादा होगा ही होगा, तो एक जब नीचे जाएगा तो उसके अंदर क्रिएशन होगा ही होगा। ओशन कॉन्टिनेंट रहेगा तब भी होगा, इसलिए मैंने बोला था कि वोल्केनो आने के लिए पहला सिचुएशन है कि एक ओशन होना चाहिए। आप समझ पा रहे हो? एक ओशन होना चाहिए प्लेट, अगर दोनों कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट है तो होने का सवाल ही नहीं है। तो एक ओशन हो तो वोल्केनो नहीं है, तो याद रखिएगा पिटाई में सारा वोल्केनो अर्थक्वेक आ जाएगा। आप जानते हैं भूत भगाने का तरीका? आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है, गांव में होता है भूत भगाने वाला, देखोगे ना आप लोग। हर गांव में एक ना एक के आदमी के देह पे भूत आता है, ज्यादातर उसमें लेडीज लोग पे ज्यादा आता है। देखिए ये मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह रहा, जनरली होता है, क्योंकि मर्द क्या है, भूत कैसा दिखेगा? मर्द तो ऐसे जिंदा भूत है, वो कैसा दिखेगा? और कुछ लोग पे दुर्गा मैया भी आती है, सुन पा रहे हो? और बहुत लोग फूल चढ़ाते हैं। मैंने खुद देखा है भाई, मैं दूसरे की बात की, जो मैं देखता हूँ वही बोलता हूँ। सब उनके पास दूर दूर से लोग आते थे शंकर जी याद बनाना। अच्छा शंकर जी किस पे आए? तो औरत पे आ गए। आप समझ पा रहे? अगर लक्ष्मी जी आए तो ठीक है, शंकर जी आए हुए हैं और वो पागल की तरह जटा उटा पूरा है, समझ रहे? अरे भाई 4 साल से नहाया नहीं है, आप समझ पा रहे? जटा नहीं बने तो क्या बनेगा? गजब बात है। तो कहने का लॉजिक ये है कि ये सब बिहार में ही चलता है, बिहार में चलता है ये सब, बिहार को इग्नोर करिए। कितने लोग भूत देखे हो हाथ खड़े करने के बाद? हाँ फिल्म में देखे हो ना, ठीक। अब फिल्म में भी दिखाया जाता है तो भूत को या तो व्हाइट साड़ी, ये जनरली होता है। मर्द को भूत दिखाया गया फिल्म में, कम ही दिखाया गया हो, मर्द ऐसे ही भूत है। उसको रात में देख लेगा कोई काला चश्मा लगा के जा रहा है, काला टोपी पहना हुआ है, काला पैंट, ऐसे ही लोग डर जाएगा। चलो ठीक है, जो इससे बड़ा लगता है, ये देखिए प्लीज ध्यान से। अभी जो बोला हो गया, मजे लेने का एक पॉइंट आता है, आगे पीछे वाला ना उसको अपने से मजा नहीं रहा, आगे वाले को बोलेगा, आगे वाला पीछे वाले को देखेगा, तब मजा ज्यादा आता है, अकेले मजा नहीं आता। जैसे रेडियो में गाना जब अच्छा आता है तो साउंड तेज हो जाता है, आप समझ पा रहे हैं? जैसे रेडियो पे कोई गाना एफएम का अच्छा गाया, अब अभी धीरे धीरे सुन रहे थे, अब एक बार तेज कर दिए, काहे? आप खुद सुन रहे थे? नहीं, आपको सुनाना था कि देख हम कैसा सुनते हैं, आप समझ पा रहे? इसीलिए ध्यान रखिएगा, ज्यादातर लोग जो साउंड तेज करते हैं खुद सुनने के लिए नहीं, सुनाने के लिए करते हैं। तो आप भी वैसा ही काम करिए, मजा खुद लीजिए, दिलाने के लिए नहीं। पहला पॉइंट लिखिए, लास्ट जो ऊज के बाद एक और रेड कलर लिख लिए। अब रेड के बाद एक और पॉइंट है, नीचे आओ। डिपॉजिट में 2 होगा, टेरेजेनियस और उसमें ऑलरेडी एलाजिक बोला होगा। एक है ओपन सी, एक है टेरेन, उसके अंदर रिवर इनऑर्गेनिक, और एक है ऑर्गेनिक, और फिर इनऑर्गेनिक के अंदर वोल्केनो वाला। तो देखो जहाँ पे वोल्केनिक रीजन में कोई चीज मिलेगा वो रेड क्ले से जनरली बना होगा, और उसके बहुत सारे कारण हैं। अब मेरी तरफ ध्यान से देखना, ये जितने सारे हैं बिल्कुल फैक्चुअल है, ये जो भी लास्ट में बताऊँ सब फैक्चुअल है, इसमें कॉन्सेप्चुअल बहुत कम है। तो अब आपको क्या क्या याद रखना है पूरे ओशनोलॉजी में, वो मैं बता देता हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सैलिनिटी याद रहेगा। यस सर। सैलिनिटी का एक मैंने यूनिट बताया था, क्या था यूनिट? हो पीपीटी। पीपीटी क्या था? पार्ट पर ट्रिलियन, पार्ट पर थाउजेंड। पक्का? ठीक है, आगे बाहर दोस्ती कर लेना। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट समझना ध्यान से। दूसरा बोला हूँ कि अगर इन केस आप कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहला अगर सैलिनिटी को डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे? टेम्परेचर सबसे बड़ा फैक्टर है।
टेम्परेचर बढ़ेगा तो सैलिनिटी बढ़ेगा कि घटेगा? जल्दी बोलो, जिसको तो लगता है बढ़ेगा हाथ खड़े करो। हाँ तो अभी मैंने इक्वेटर पूछा नहीं है ना, जब इक्वेटर बोलूंगा तब टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा तो सैलिनिटी भी क्या होगा? बढ़ेगा। इक्वेटर ऑलरेडी बोला, इक्वेटर को छोड़ता नहीं, जब तक इक्वेटर शब्द नहीं आया तब तक बढ़ाइएगा। दूसरा, जहां जहां रेनफॉल होगा बहुत ज्यादा, वहां टेम्परेचर बढ़ने से सैलिनिटी पे प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, विंड के कारण भी पड़ेगा। तो ये पूरा ओवरऑल ओशनोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग पूरा फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़े हैं? तो सर वही कुछ नहीं, धरती लैंडमास पढ़े हैं, ओशन पढ़े हैं, एटमॉस्फेयर पढ़े हैं, दैट्स इट। अब होमवर्क थोड़ा पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखिए जल्दी। हाँ, एक और चीज, कहाँ कहाँ रिसोर्सेज कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है वो मैं आपको क्लियर पहले बता देता हूँ, हालांकि जरूरी नहीं है फिर भी बता देता हूँ। देखिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर, ध्यान से सुने ना एक बार, ये आपको नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुन लो। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर, इसके वर्ड पे सुनो, वर्ड पे ध्यान दो। एक्सक्लूसिव, मैंने आपको बोला था एक इंक्लूसिव, एक बोला था एक्सक्लूसिव। हर मॉल पे, हर चैनल पे, अमेज़न पे लिखा रहेगा एक्सक्लूसिवली ऑन अमेज़न, एक्सक्लूसिवली ऑन प्राइम वीडियो। तो लॉजिक एक्सक्लूसिव मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ उसी चीज, ओनली वन। अगर आपको फ्लिपकार्ट पे मार्कर मिल रहा है तो सिर्फ फ्लिपकार्ट पे ही मिल रहा है, उसको बोलेंगे एक्सक्लूसिवली ऑन फ्लिपकार्ट। इंक्लूसिव मतलब सब जगह, सबका साथ सबका विनाश विकास। सुन पा रहे ध्यान से? तो हो गया इंक्लूसिव। तो हम बोल रहे हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि एक्सक्लूसिव वर्ड इसलिए लाया गया है, ध्यान से समझना, वो सिर्फ उस कंट्री पे, क्योंकि सर उस कंट्री पे डिसीजन हो। जैसे मान लो इंडिया बोले कि चाइना हम तुम्हारा यहाँ से नाव नहीं जाने देंगे, लेट्स से इंडिया ने बोला चाइना को कि हम तुम्हारा नाव यहाँ से नहीं जाने देंगे, तो उसका एक अपना दायरा है। इंडिया सर चाहे तो कॉन्टिग्यूअस जोन तक बोल सकता है, लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मीनिंग है कि इंडिया ने चाइना को अलाउ करना है, बट उसके बदले उसको टैक्स लेना है, और वो टैक्स इंडिया पे डिपेंड करता है कि वो कितना लेगा। क्या सुन पा रहे हैं ध्यान से? उसका एक दायरा तय कर दिया गया। कोई भी आदमी को 12 रुपये का सर सीधा 1200 तो लगाएगा नहीं ना, उसमें ऊपर नीचे होगा उतना चलता है। तो इसलिए इकोनॉमिक वर्ड जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों का फायदा है। चाइना भी तो जब तक नहीं जाएगा, टैक्स आपको मिलेगा नहीं, तब तक किसी कंट्री को फायदा कैसे होगा? आपको मैंने बताया था इजिप्ट, याद है? बताया था ना? अगर इजिप्ट सोचो बोले कि हम इधर से नहीं जाने देंगे, तो इजिप्ट भूखे मरेगा कि नहीं मरेगा? इजिप्ट के पास वही ऑप्शन है, जितना स्वेज के नाम से होते उधर जाएगा उतना टैक्स उसको मिलेगा। अरे ऐसा नो? तो इसीलिए सर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मीनिंग ये है कि एक कंट्री अलाउ करता है, लेकिन उसके बदले वो चार्ज करे, जिससे कि इकोनॉमिकली दोनों का ग्रोथ हो, उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला है। लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में चाइना बोले कि हमारा मछली हम मार के खा जाएंगे, या उस एरिया का हम तुम्हारा रिसोर्स या संसाधन इस्तेमाल कर लेंगे, वो नहीं कर पाएगा। सुन पा रहे हो ध्यान से? वो इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको सर हर हाल में इंडिया का परमिशन लेना पड़ेगा। जब तक परमिशन इंडिया नहीं देगा तब तक वो नहीं कर पाएगा, याद रखिएगा। बस सिर्फ उसको अलाउ करेगा कि आप एक चीज अपना ट्रांसपोर्ट करके सेल करिए, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करिए, उसके बदले चार्ज दीजिए, आप भी खुश हम भी खुश। सुन पा रहे हो? लेकिन संसाधन इस्तेमाल नहीं करेगा। इससे ज्यादा प्लीज उसके अंदर डीप समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और घोड़ा का लगाम जरूरी है आईएएस के एग्जाम में। अब आते हैं लास्ट, पूरा चीज पढ़े हैं, मैं एक बार फिजिकल ज्योग्राफी पूरा दिमाग में आपका ट्रैप करता हूँ, आप कोशिश करिएगा कितना रिकॉल करोगे। क्या रेडी हो? जोर से बोले, ऐसा ना याद करो। पहला दिन जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से शुरू किए थे, याद है? और उस समय बहुत लोग बोल रहे थे कि सर जी हम नहीं पढ़े नहीं पढ़े नहीं पढ़े, और आज हम लोग खत्म कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ सीखे अपन लोग? तो सर बेसिकली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हुए, डे नाइट समर सब होते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए। उसके बाद फिर हम लोगों ने लिथोस्फीयर से लेकर, याद है, लिथोस्फीयर से पूरा का पूरा मेसोस्फीयर डिसकंटिन्यूटी होते हुए कन्वर्जेंस वगैरह सब आगे बढ़ता गया चैनल। आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम आए सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी के पास, बहुत जल्दी हमने निकाल दिया पीछे वाला लैंडफॉर्म और रॉक वाले, याद है ना? रॉक साइकिल, हर चीज मिट्टी से बना है तो वहीं पर जाकर मिल रहा है। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पूरा डिस्कशन किए, विंड से लेकर सब कुछ, साइकिल वगैरह सब दिमाग में रख लीजिएगा। साइक्लोन पढ़े, टेम्परेट और फ्रीजिड पढ़े थे ना? साइक्लोन का दो टाइप था, एक टेम्परेट एक फ्रीजिड। ट्रॉपिकल था, ठीक है। तो एक ट्रॉपिकल था, एक टेम्परेट था। उसके बाद आगे बढ़ते चले गए और लास्ट हम लोग आए ओशनोलॉजी पे, और पूरा का पूरा निपटा दिए। अब होमवर्क लिखिए तुरंत तेजी में, जल्दी से लास्ट। सर कल का लिखे हैं, खत में नहीं वाली लीजिए। शर्म आए ना, डेट के साथ लिखिएगा, डेट के साथ, लज्जा आए, थोड़ा सा शर्म आए,
सर जी 4 बार 5 बार बोले थे फिर भी हम नहीं किए, लिखिए कुछ बार करो, इतना ना होमवर्क दे देते हैं बर्दाश्त नहीं, मेरा बुखार हो गया। आप अपना लिखिए। पहला कंप्लीट एनसीईआरटी 11th मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट द इंटायर चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, हो गया, पच जाएगा ये, हो जाएगा ना? अरे पच जाएगा, ठीक है। अंदर ही अंदर बोल रहा होगा, उसके बाद बाहर कुछ और भी आ रहा है। तो दूसरा एक और होमवर्क लिख लो, दूसरा लास्ट कंप्लीट नोट्स वाला नहीं, नोट्स तो पहले बोल दिया हूँ, अभी आगे लिखो ना, इसको नोट्स लगा हुआ है। कंप्लीट द, अगर किसी के पास माजिद हुसैन का अगर पीडीएफ मिल जाए, बुक मत खरीदना, बहुत बड़ी मोटी बुक है, वो जरूरी नहीं है। ये हिंदी में भी अवेलेबल है माजिद हुसैन का, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन अवेलेबल है। मैं किताब का नाम लिखवा दे रहा हूँ। देखो मैं फिर बोल दे रहा हूँ, मेरे सबसे बाद में पूछना सर ले कि ना ले, हम पहले बोल दे रहे हैं, अगर मेरे से पूछोगे तो साफ शब्दों में नहीं लेना है। आप अगर पढ़ने वाले हैं और मन करता है तो लेके पढ़ लीजिए, नुकसान नहीं करेगा। और आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं तो मुझे लगता है कि खरीदिए लेना चाहिए। सुन पा रहे ध्यान से, जो अगर लास्ट ईयर में तो नहीं कुछ बोलते हैं। तो ये सब तरीका होता है कि आपको घूम फिर के वहां पे पढ़वा लूं मैं और वो करना है। देखिए इंग्लिश में मैंने बोला था जीसी लियोंग, ये नाम लिख लीजिए, जीसी लियोंग फिजिकल ज्योग्राफी का बुक है, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ सकते हैं। माजिद हुसैन का दोनों आता है, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, तो इंग्लिश है उसमें, ठीक है। तो अगर इंग्लिश वाले चाहें तो माजिद हुसैन का भी ले सकते हैं और हिंदी वाले को भी हिंदी में मिल जाएगा। क्लियर है? फॉरेनर है क्या? जीसी लियोंग, हाँ फॉरेनर नहीं, फॉरेनर नहीं है, ध्यान रखिएगा, अमेरिकन है। अब लोग तो फॉरेनर नहीं हुए, लेकिन जीसी लियोंग का संबंध नॉर्थ ईस्ट स्टेट से भी है। मतलब जीसी लियोंग जो राइटर है वो ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से उनका बहुत गहरा लगाव है, असम वगैरह में वो रहे हैं बहुत सालों तक। तो फिर भी आप जीसी लियोंग नाम रखिएगा और जीसी लियोंग का पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। अरे है ना, तो बोलो। अजय तो नींद में चला गया है। तो मिलते हैं कल कंटिन्यू करेंगे, ध्यान से समझना। लेकिन जो होमवर्क दिया हूँ हाथ जोड़ के विनती है, बोलिएगा तो पैर पकड़ लेंगे, कर लेना। नहीं करोगे उसके बावजूद तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जब तक कोई बड़ा चीज, देखो जो चीज दुनिया में नहीं हुआ है वही चीज करना है। अगर मोतिहारी से नहीं हुआ है तो मोतिहारी से करना है। और मैंने क्या बोला इधर, S+R=, जैसा सिचुएशन में जैसा रिएक्शन दोगे वैसा ही तुम्हारा किस्मत होगा। अगर जब जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आए और जिम्मेदारी से भाग रहे हो तो तुम्हारा लाइफ भी वैसा ही होगा, बेकार है। और जिम्मेदारी का डट कर सामना कर रहे हो तो लाइफ भी बेहतर होगा। क्या सुन पा रहे हैं? किसी के सामने और कुछ फीडबैक वगैरह है तो आप अपने कागज पे लिख के मुझे दे सकते हैं, हमेशा वेलकम है, कोई सजेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, जा सकते हैं आप। और दूसरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, सुन लीजिए, आप लोगों को बोला था, इसको मन करे बोल देना, बता देना, भाई बहन जो भी हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपके बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, बता देना, लाइफ उनकी बदल जाएगी। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। अच्छा एक मिनट रुक जा।